जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की महा मैराथन लेके आया हूँ और इसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका बिल्कुल स्मार्ट वे में बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल जल्द ही मैं आपका रिवीजन करा दूँगा। और एक इस तरीके से रिवीजन कराऊँगा कि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं सभी यूनिटों की बिल्कुल इसी तरीके के लेटेस्ट शानदार वाली वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं बिल्कुल कंप्लीटली एक क्रैश कोर्स कराऊँगा। बिल्कुल फ्री है। इसमें जो ये मैराथन है इनका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री मैराथन है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में मैं जो भी बातें बोलूँगा वो सारी की सारी पढ़ने से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आपको यदि टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही गजब तरीके से समझना है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको इसको समझना है, तो आप अपना जो टीचिंग कैरियर है उसमें आपको जाना है। आपकी जो पीछे की जो लाइफ है, मतलब जो आपकी पढ़ने की जो लाइफ है, उसके अंदर आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होना है। ठीक है, अपने आप को, अपना जो पढ़ने का मेथड है, अपना जो पढ़ने का तरीका है, अपने जो पढ़ने की लाइफ है, अपना जो पढ़ने का टाइम है, उसमें अपने आप को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो आप क्या करो, टीचिंग एप्टीट्यूड का जैसे मैं नाम लूँ, आपके चारों तरफ एक स्टडी इन्वायरमेंट बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? एक स्टडी इन्वायरमेंट बन जाना चाहिए, एक शिक्षा का इन्वायरमेंट बन जाना चाहिए। तो जब शिक्षा का इन्वायरमेंट बन जाएगा आपके दिमाग में, तो हमारी एक तो कैप्चरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर याद करने का कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है समझने का। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप बिल्कुल 100% यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करोगे। ठीक है, तो विद्यालयों में सीखने का, सिखाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का चारों काम होते हैं। ठीक है, सीखने का काम हम खुद करते हैं, सिखाने का काम टीचर करता है, पढ़ने का काम हम खुद करते हैं, पढ़ाने का काम टीचर करता है। अब देखो, जो शिक्षा शब्द है ना, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिक धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। क्या होता है? सीखना या सिखाना, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है। देखो, इतने जबरदस्त तरीके से पसंद आ रहे हैं जयपुर में रहकर। ठीक है ना। एजुकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। ठीक है, शिक्षण का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होता है, उसका सबसे बड़ा फंडा होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ध्यान रखना, आप मेरे को भी सुनते जाओ, साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइनें हैं उनको भी आप पढ़ते जाओ। ये जो बुक है इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक निरंतर, बिल्कुल लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है ना। अब त्रिध्रुवीय में कौन कौन आ जाते हैं? शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे शिक्षक आ जाता है, शिक्षार्थी आ जाता है और पाठ्यक्रम आ जाता है। ठीक है ना। शिक्षण के तीन सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव हैं, तीन सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है और तीसरा पाठ्यक्रम होता है। गत्यात्मक का मतलब होता है चलने वाली, परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। शिक्षण क्या है? स्थिर नहीं होता, वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अंतःक्रियात्मक है, शिक्षण के माध्यम से क्या होता है? अंतःक्रिया पैदा होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है जो बिल्कुल रेगुलर चलती रहती है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। ठीक है, शिक्षण का दो तरीके से अर्थ होता है। शिक्षण का एक तो व्यापक अर्थ होता है और शिक्षण का एक संकुचित अर्थ होता है। दोनों को मैं समझा देता हूं। देखो, संकुचित का मतलब होता है छोटा। तो शिक्षण का यदि हम संकुचित अर्थ की बात करें, तो जैसे हम स्कूल में पढ़कर
जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम कॉलेज में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, या हम किसी एक निश्चित स्थान पर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो शिक्षा भी एक बिल्कुल निश्चित होती है कि जब हम किसी एक निश्चित स्थान पर निश्चित वे में निश्चित तरीके से निश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये औपचारिक तरीके से मिलती है। औपचारिक का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें होती हैं। औपचारिक जैसे हम स्कूल में जाके औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि शिक्षा एक व्यापक रूप में है। भाई आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो। शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। हम अपनी लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिस दिन हमारा जन्म लेता है उस दिन से लेकर जिस दिन हम मरते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ सदैव सीखते रहते हैं। रोड पर चल रहे हैं, अचानक बाइक एक्सीडेंट हुआ, सीख गए हम। गर्लफ्रेंड बनाना हमने सीखा है, कहीं पढ़ा नहीं है। बॉयफ्रेंड बनाना हमने सीखा है, कहीं पढ़ा नहीं। तो ये क्या है? शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। तो इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों शिक्षा के साधन शामिल होते हैं। औपचारिक में होता है बिल्कुल निश्चित वे में, जैसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक में होता है अनियमित तरीके से, जैसे हमें कहीं पर भी एक्सीडेंटली सीखना मिल गया, जैसे दूसरे को थप्पड़ मारा, सामने वाले ने फिर मार दिया, फिर मार दिया, फिर मार दिया, दोनों में से एक मर गया। हमें सीख मिल गई कि बिना काम पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाना हम सीख रहे हैं, ये क्या है? एक व्यापक अर्थ है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होता है उसको हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। देखो, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और मैं ऑलमोस्ट ये क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर मैं सभी के सभी पॉइंटों का आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अब आपको क्या करना है? शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा की प्रकृति, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें आपको समझने की कोशिश करनी है कि शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे शिक्षक एक अंतःक्रिया है छात्र और विद्यार्थी के बीच में। शिक्षण अंतःव्यक्तिक प्रभाव। शिक्षण का उद्देश्य एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करना है। शिक्षण का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? एक दूसरों के बीच क्षमताओं को विकसित करना। शिक्षण शिक्षक और छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों को स्थापित करता है। शिक्षण की उत्सुकता जागृत करना ही शिक्षण है। ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी शिक्षण की विशेषताएं हैं, शिक्षण की प्रकृति हैं। तो इनको आप खुद पढ़ना, मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं सारी चीज़ें, केवल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण की प्रकृति या शिक्षण की विशेषता में आप केवल अपनी खुद की लाइफ पर लेना कि शिक्षा कि हम क्या क्या विशेषताएं बता सकते हैं। शिक्षा एक निर्देशात्मक होती है, शिक्षा एक उपचारात्मक होती है। निर्देशात्मक कैसी होती है, उपचारात्मक कैसे होती है, यह भी आप अनुमान लगा सकते हो। शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार निहित होता है। शिक्षण एक समस्त क्रियाओं का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षण एक कौशलात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचार में समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, निदान में समस्या का कारण ढूंढा जाता है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों शामिल होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करें, भाई शिक्षण के उद्देश्य क्या है? आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हो? उसके कुछ ना कुछ तो रीजन है ना भाई, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप शिक्षा ग्रहण करते हो। तो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षण का उद्देश्य स्मरणीय न होकर तथ्यों को याद करना ही नहीं है, बल्कि तथ्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तरीके से समझना भी है। भाई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल याद करना ही नहीं है, शिक्षण का और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे क्रियात्मक क्षमताओं को, योग्यताओं को, भावनाओं को विकसित करना। अब शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको दो विद्वानों के द्वारा समझाया गया, जिसमें एक है ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण और दूसरे आते हैं गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, इसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहना। मानसिक जीवन के तीन पक्षों ज्ञान, भावना और क्रम के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीन भागों में शिक्षण के उद्देश्यों को डिवाइड किया गया है, जिसको हम 3H कहते हैं। तो ब्लूम मोदे ने शिक्षण के उद्देश्यों को ज्ञान,
भावना और क्रम के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 भागों में विभाजित किया, जिसको हम 3H कहते हैं, हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है। ज्ञानात्मक में ज्ञान से संबंधित बात होती है, जैसे ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, प्रयोग आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है, संश्लेषण आ जाता है और मूल्यांकन आ जाता है। ठीक है ना। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं जिनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉलेज, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। और यदि हम इनको क्रम से व्यवस्थित करें तो सबसे नीचे नीचे का क्रम होगा, उसमें आएगा ज्ञान, ज्ञान से बड़ा होता है बोध, बोध से बड़ा होता है प्रयोग, प्रयोग से बड़ा होता है विश्लेषण, विश्लेषण से बड़ा होता है संश्लेषण और संश्लेषण से बड़ा होता है मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद हम भावात्मक पक्ष की बात करें तो भावात्मक पक्ष में भावनाओं से संबंध होता है। ठीक है। तो इस पक्ष में का संबंध मनुष्य के हृदय एवं भावों से होता है, भावनाओं से होता है। जो भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष का किससे संबंधित होता है? भावनाओं से संबंध होता है, इमोशन से होता है। ठीक है। अब इसके भी 6 पक्ष हैं। 6 पक्ष कौन कौन से हैं? जैसे आग्रहण करना है, रिसीविंग है, अनुक्रिया, रेस्पॉन्स है, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग है, विचारण, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिकरण, एनालिसिस है, व्यवस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, मूल्य समूह का विश्लेषण। ठीक है। तो ये 6 भावनात्मक पक्ष हैं। उसके बाद हम बात करें क्रियात्मक पक्ष, ये क्रिया से संबंधित है। ठीक है ना। किससे संबंधित है? क्रिया से संबंधित है। क्रियात्मक जो पक्ष है उसका संबंध होता है मनोगत्यात्मक कौशल के विकास से संबंध होता है इसका, और इसमें प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया से। देखो, ज्ञानात्मक का संबंध है ज्ञान से, भावात्मक का संबंध है भावनाओं से, और क्रियात्मक का संबंध है क्रिया से। क्रिया का संबंध होता है प्रशिक्षण से। ठीक है। और इसमें टोटल 5 भाग होते हैं। ज्ञानात्मक के 6 भाग हैं, भावात्मक के 6 भाग हैं, और जो क्रियात्मक है उसके 5 भाग हैं। पहला प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा विन्यास है, तीसरा मनोदृष्टि एटीट्यूड है, चौथा मौखिक सूचना ओरल इन्फॉर्मेशन है, और 5वां संचालन तंत्र या शारीरिक क्षमता है। ठीक है। गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, जो ज्ञान से संबंधित रणनीति होती हैं। बौद्धिक कौशल, जो बौद्धिकता से संबंधित होता है, हमारे सीखने या हमारे बौद्धिक कौशल से संबंधित होता है, मतलब इस स्तर पर किसी समस्या को सुलझाने सीखने की विधि एवं नियमों को शामिल किया जाता है। बौद्धिक कला होती है इसमें कि कोई भी समस्या उसका हम किस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं, किसी भी समस्या को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है। निर्दिष्ट अनुक्रिया, ठीक है, छात्रों से जटिल कौशलों पर बल देने वाली क्रियाएं कराई जाती हैं। कार्य प्रणाली, संभावित अनुक्रिया को संग्रहण की ही क्रिया प्रणाली कहलाती है। जटिल बाह्य अनुक्रिया, जटिल कार्य करने के कौशल एवं क्षमताओं का विकास करना। ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे? गैगने और ब्रिग्स के द्वारा जो बताए हुए शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हैं सारे के सारे। तो इनमें आपको याद करना है कि गैगने और ब्रिग्स के द्वारा 5 उद्देश्य बताए गए थे, पाँचों के पाँचों क्या हैं, और यहाँ पर पढ़ लेना रोक रोक के, पाँचों का मतलब भी पढ़ लेना कि पाँचों का मतलब क्या है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी, शिक्षण के सिद्धांत। देखो, सिद्धांत का मतलब क्या है? रूल्स हैं कि शिक्षण के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षण के भी कुछ निश्चित नियम हैं, शिक्षण के भी कुछ नियम, कानून और कायदे हैं। जैसे स्वयं करके सीखना शिक्षण का सबसे मेन है। भाई, शिक्षा का सबसे पहला फंडा है कि आप खुद करो, बहुत ज़्यादा निखार आएगा। यदि आप खुद कोशिश करके किसी चीज़ को सीखने की, समझने की कोशिश करोगे, आप खुद स्वयं कुछ नया करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो 100% आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो बढ़ेगा। प्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, दूसरे को मोटिवेशन करना, इंटरेस्ट लेना। निश्चित उद्देश्य होता है शिक्षा का, आप शिक्षा ले रहे हो तो उसका भी एक बिल्कुल फिक्स टारगेट है। नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है। नियोजन का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड करने का, ठीक है ना। चयन का सिद्धांत है, हम क्या चयनित कर रहे हैं। भाई, एक एजुकेटेड कैंडिडेट है ना, वो सिलेक्शन, उसकी जो चॉइस होती है ना, वो एक अलग ही टाइप की होती है। आप एक तो वेल एजुकेटेड हो, एक कंडीशन में आप नॉन वेल एजुकेटेड हो। मैं यहाँ पर एजुकेटेड होने का मतलब केवल शिक्षा से नहीं ले रहा हूँ। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन में बहुत अच्छा सीखा हुआ कैंडिडेट है,
उसको बिजनेस का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत गजब का नॉलेज है बिजनेस का। तो यदि वो कैंडिडेट कोई बिजनेस खोलेगा ना, तो उसमें क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस बिजनेस में क्या है, एक्सपर्ट है। उस बिजनेस में वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है। पढ़ने का मतलब, शिक्षण का मतलब केवल पेन कॉपी नहीं है। शिक्षण का मतलब है ओवरऑल आपका नॉलेज, किसी भी काम को लेकर आप कितने इंटरेस्टेड है, किसी भी काम को लेकर आपको कितना ज्ञान है, यही शिक्षण होता है। ठीक है। व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत, भाई शिक्षण के समय ध्यान रखा जाता है कि सामने जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। सभी का सोचने की कैपेसिटी, सभी की याद करने की कैपेसिटी, सभी का बैठकर पढ़ने का जो तरीका है, सभी का पढ़ने का तरीका ये अलग अलग होता है। तो शिक्षण इस तरीके से करवाया जाता है कि चाहे कितने मल्टीपल टाइप के कैंडिडेट बैठे हुए हों, हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, रिपीटेशन का, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, विभक्तीकरण का सिद्धांत, विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत, निर्माण मनोरंजन का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, अनुकूलन वातावरण एवं उचित नियंत्रण का सिद्धांत, चुनाव एवं व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं सहसंबद्धता का सिद्धांत, जीवन के से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, अनुबंधक का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का मतलब समझ गए, कुछ ना कुछ नया करता रहना, रचनात्मक एवं आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। देखो, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र दोनों में अंतर होता है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत होता है उसके काम को करने के तरीके, ठीक है ना। और सूत्र का मतलब होता है उसको अपनाने का तरीका, ठीक है ना। सिद्धांत क्या होता है, जैसे आपके कुछ सिद्धांत है, आपके क्या कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को रहते हुए आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। जैसे कुछ लोगों का सिद्धांत होता है कि यार खाना खाने के बाद 1 घंटे की नींद चाहिए, उस टाइम पढ़ाई नहीं होती हमारी, वो आपका एक क्या एक सिद्धांत है। कुछ लोगों का होता है यार नाइट में पढ़ाई होती है, दिन में नहीं होती, दिन में शोर शराबा रहता है, ये रहता है, वो उस आदमी का सिद्धांत है। कुछ लोगों का यार रात को तो यार माहौल ही खराब रहता है, रात को नहीं पढ़ा जाता यार, नींद आती है यार, चाहे कितना कुछ ही कर लो, दिन में पढ़ना चाहिए, वो उस आदमी का सिद्धांत है। सूत्र होते हैं किसी भी काम को करने का एक सिंपल सा तरीका, ठीक है ना। किसी भी काम को करने का एक सिंपल सा तरीका, या किसी भी काम को एक स्मार्ट वे में करने का तरीका, वो क्या होता है, सूत्र होता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। भाई मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सिद्धांत क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं, जो एक बहुत ही लंबा चौड़ा तरीका होगा जिसमें कई पेज भर जाएंगे। एक हम उसी क्वेश्चन को सूत्र से करते हैं, तो सूत्र से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, आपको कम टाइम लगेगा, कम प्रॉब्लम आएंगी, आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस सूत्र को यदि उस टाइप पे दूसरे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा तो 100% आंसर सही होगा उस क्वेश्चन का भी। तो इसी तरीके से शिक्षण के भी बहुत सारे सूत्र हैं। और ध्यान रखना एक चीज़ और अपने दिमाग में, सिद्धांत और सूत्र लगभग बराबर से होते हैं। कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि चलो सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसमें उसने सूत्र लिख दिया हो, कभी नहीं पूछेगा। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से उसमें सिद्धांत लिख दिया, ऐसा भी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। शिक्षण का पहला सूत्र होता है सरल से जटिल की ओर चलो। भाई सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाएं जिनका उनको नॉलेज है, जो ईजी है, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्ट की ओर चलो, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों को सबसे पहले आप उन चीज़ों को पढ़ाओ जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं, जिनका उनको पहले से ज्ञान है। फिर आप चलो उन चीज़ों की ओर जिनके बारे में बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है, ठीक है, मतलब आप बच्चों को सबसे पहले सूक्ष्म और अमूर्त वस्तुओं के बारे में बताओ जिनके बारे में वो जानता है। फिर धीरे धीरे उस ओर चलो जिनके बारे में वो कम जानता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है स्पर्श या छूने योग्य, और अमूर्त का मतलब होता है जिनको छू नहीं सकते, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई बच्चों को आप डायरेक्टली ज्ञान दोगे उन वस्तुओं के बारे में जिनको वो जानते ही नहीं है। यहाँ छूने का मतलब, यहाँ पर स्पर्श करने का मतलब है कि जिनके बारे में वो पहले से जानते हैं,
जैसे आंख बंद करके आपने आभास कर लिया कि यहाँ पर हो सकता है टेबल रखी हुई है, यहाँ पर हो सकता है लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है पेन रखा हुआ है। ठीक है, आपने टच किया, ये पेन रखा हुआ है। फिर आपको थोड़ी थोड़ी स्मेल आई, आपने अनुमान लगाया कि यार पेन की इंक से ऐसी स्मेल आती है। उसके बाद आपने बिना वस्तु के टच किए हुए पेन रखा हुआ है, आपने सांस खींची 2 बार, थोड़ी थोड़ी इंक की स्मेल आई, आपने तुरंत कह दिया भाई यहाँ पर इंक रखी हुई है क्या? पहचान गए। कैसे पहचाने? क्योंकि आपने पहले पेन को छुआ हुआ था, आपने पेन की स्मेल ली थी पहले कि यार पेन की स्मेल ऐसी आती है, इंक की ऐसी आती है, तो यहाँ पर इंक रखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों को सबसे पहले वो ज्ञान देना चाहिए जिनको वो प्रैक्टिकली तरीके से देख सकते हैं, जिनको वो प्रैक्टिकली तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जिनके साथ। फिर उन चीज़ों के बारे में सिखाओ जो है नहीं इस दुनिया में। ठीक है ना, जो है नहीं। जैसे हमें पहले क्या ज्ञान दिया जाता है? पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया जाता है, पृथ्वी के बारे में पढ़ा के और फिर बता दिया जाता है कि जैसा पृथ्वी ग्रह है ना, ऐसे ही दुनिया में और भी ग्रह हैं, जिसमें मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे सारे ग्रह शामिल हैं। और यदि मैं डायरेक्टली बता दूं पहले कि भाई ऐसे ग्रह, और फिर मैं बुद्ध के बारे में पढ़ाना चालू कर दूं, आप कभी नहीं समझोगे। मैं पहले आपको पृथ्वी के बारे में समझाऊं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, फिर मैं बुद्ध के बारे में पढ़ाऊं आपको जिसको ना तो देख सकते ना छू सकते। पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश के मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पेड़ आम का है, फिर मैं बताऊं कि ये आम के पत्ते हैं, ये आम की टहनी है, ये आम का फूल है, ये आम का बगर है, ये आम की जड़ है, ये आम का तना है, इस तरीके से। तो सबसे पहले उसके बारे में ब्रीफ में एजुकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने 5-7 लाइन बोली, और आपके दिमाग में मैंने क्या सेट कर दिया कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना हो अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट बना लो, किसका? एजुकेशन का, शिक्षा का, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट किया अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित का मतलब होता है, अनिश्चितता का मतलब होता है कंफ्यूज। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उनको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, यार कौन सा सही है, कौन सा सही है। और फिर एजुकेशन के माध्यम से हम कहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल एक निश्चित आंसर तक पहुँच जाते हैं कि नहीं ये 4 गलत है, इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट सही है। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। ठीक है, शिक्षा का एक सबसे मेन उद्देश्य यह भी होता है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। प्रकृति का अनुसरण करना, भाई शिक्षा लेते समय प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, नेचुरल तरीके से शिक्षा लेनी चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़कर शिक्षा लेनी चाहिए। अनुभव से युक्ति तर्क की ओर। ठीक है, अनुभव ज्ञान व्यक्ति अपने स्वयं के निरीक्षण से प्राप्त करता है, लेकिन ज्ञान अपूर्ण एवं अनिश्चित होता है। इस ज्ञान को वास्तविक स्थायी बनाने के लिए इस तर्कयुक्त ज्ञान बनाना होता है। ठीक है ना, तो सदैव अनुभव से युक्ति तर्क की ओर जाना चाहिए। सबसे पहले आप वो ज्ञान ग्रहण करो जो आपने खुद ने अनुभव किया है, बच्चों ने जिसको अनुभव किया है। फिर आप लेके चलो किधर की ओर? जिनको अनुभव नहीं है, जिनके बारे में अनुभव नहीं है, जिनके बारे में केवल तर्क के आधार पर जान सकते हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में अध्ययन कराया, पृथ्वी के बारे में सभी को अनुभव है कि हम रह रहे हैं इसके ऊपर। फिर मैं आपको बुद्ध के बारे में बताऊंगा, फिर आपको शनि के बारे में बताऊंगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिन वस्तुओं को हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रत्यक्ष में है वो विद्यमान। फिर मैं लेके चलूँ आपको अविद्यमानता की ओर, जो जिनका अस्तित्व भी नहीं है, जिनके बारे में केवल हम अनुमान लगाते हैं। विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, छात्रों के सामने पहले कई विशेष उदाहरण प्रस्तुत करना, बाद में उदाहरणों की सहायता से सिद्धांतों को स्थापित करना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना, और संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों को जोड़कर एक बात बनाना। एक बात बनाने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक सिद्धांत बनाना, एक सिद्धांत को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। जैसे एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जैसे नेट का सिलेबस है, नेट के सिलेबस का हमने विश्लेषण किया तो इसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर दिया कि ये 10 यूनिट है। फिर इनको प्रत्येक यूनिट को हमने क्या कर दिया, अलग अलग भी डिवाइड कर दिया। ये हमने क्या किया, सिलेबस का विश्लेषण किया। अब यदि हमें सिलेबस का संश्लेषण करना है तो सबसे पहले इनके सब पार्ट को पकड़ेंगे, फिर इनकी 10 यूनिटों को पकड़ेंगे और फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे, भाई ये सारा का सारा क्या है, नेट का सिलेबस है। इंद्रियों का परीक्षण, शिक्षण के द्वारा इंद्रियों का परीक्षण होता है, कान, नाक, गला, जिह्वा, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और आंख का। ठीक है, तो ये थे शिक्षण के सूत्र। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की आवश्यकता। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण की आवश्यकताएं, कि शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है। देखो, वैसे आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको खुद को समझो एक बार, आप खुद एक बार आंख बंद करके और फिर कोशिश करो समझने की कि शिक्षण की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, हमें कब कब शिक्षण की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। देखो, शिक्षण की सबसे मेन आवश्यकता होती है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को विकास करने में बहुत ही सहायक होती है। ठीक है भाई, आप एक एजुकेटेड कैंडिडेट हो, आपका भाई अनएजुकेटेड कैंडिडेट है, दोनों में आप कंपेयर करो। आप अपने आप में कंपेयर करो, आप अपने भाई से, कि आपका भाई जो अनएजुकेटेड है, या फिर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी गांव का कैंडिडेट जो अनएजुकेटेड है, आप एजुकेटेड हैं, दोनों के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, तो शिक्षण की आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं, ये कॉमन से फैक्टर हैं, कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण के स्तर। एजुकेशन के जो स्तर हैं उसमें टोटल 3 प्रकार के स्तर काउंट होते हैं। एक मेमोरी लेवल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तीनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सारी बातें उसी के इर्द गिर्द चलेंगी। सबसे पहले हम बात करें मेमोरी लेवल, इसके प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके प्रतिपादक है मोरिसन, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके प्रतिपादक है हंट। 3 बातें। मेमोरी लेवल, इसके प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके प्रतिपादक है मोरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल उसके प्रतिपादक है हंट। 3 बातें क्लियर। अब मेमोरी लेवल में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मेमोरी, स्मृति स्तर। इसमें क्या होता है कि याद करने पर फोकस किया जाता है, सब कुछ रटने पर काम किया जाता है, कंटेंट दिया जाता है जिसको कंप्लीटली रट लिया जाता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन। अब आप अपनी खुद की लाइफ पर चलो कि आपकी लाइफ में, अब तक की लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में आप केवल रटने पर फोकस करते थे। आपको होमवर्क दे दिया जाता था, उसको आप कंप्लीटली रट लेते थे, आप समझने की कोशिश नहीं करते थे, आप उसमें चिंतन करने की कोशिश नहीं करते थे, आप डायरेक्टली उसको रटने पर फोकस करते थे। और हम उस टाइम रटते भी ऐसे थे, बिल्कुल एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा टाइम पीरियड था आपका जब आपकी क्लास जब आप 10th क्लास तक पढ़ते थे। ठीक है, जब आप 10th क्लास तक पढ़ते थे, पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक का एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसमें मेमोरी लेवल पर काम किया जाता है, रटने पर फोकस किया जाता है। तो जब आप किसी चीज़ को रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो क्या होगा, आपका दिमाग का अच्छे से विकास नहीं होगा, आपके दिमाग के पुर्जे नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो मेमोरी लेवल से क्या होता है, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता। ठीक है, बच्चे में तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, उसको जो दे दिया जाता है उसको केवल वो रट लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रटने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, सॉरी स्मृति लेवल में, मेमोरी लेवल में। दूसरा, इसमें आप खुद अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे, मतलब ये करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना कर रहा है। इसमें आप अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल आप उसको एज इट इज रट रहे हो। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो स्तर है, जो अंडरस्टैंडिंग स्तर है और जो रिफ्लेक्टिव स्तर है, इन दोनों का क्या है, ये आधार है, बेस है। ये आप किसी चीज़ को अच्छे से अच्छे से तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उस टॉपिक के संबंध में आपको कुछ याद ना हो। आप किसी टॉपिक के ऊपर तब तक अच्छे से चिंतन नहीं कर सकते, तब तक किसी टॉपिक पर आपस में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस टॉपिक के संबंध में कुछ याद नहीं है। जब आपको किसी टॉपिक के संबंध में कुछ कंटेंट याद है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, और उससे को अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, याद करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये जो बाकी के दो आधार हैं, बाकी के जो स्तर हैं, अंडरस्टैंडिंग स्तर और रिफ्लेक्टिव स्तर, उनका क्या है, ये आधार है। इसमें शिक्षार्थी कुछ नया सीख पाता है। ठीक है, जो स्मृति स्तर है इसमें कुछ नया नहीं सीख पाता है। नया सीखेगा कहाँ से, उसने अपना दिमाग तो लगाया नहीं,
वो तो केवल याद करने पर फोकस कर रहा था, जो चीज़ है उसको रट लेना है, हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, छोटी कक्षा तक ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें मूल्यांकन के लिए लिखित और मौखिक और निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता था। जैसे हम बचपन में थे तब छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, 2 लाइनर क्वेश्चन आते थे, फिर निबंध टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, कुछ पूछ के भी कर लिया जाता था। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें समझने पर फोकस किया जाता है। भाई याद तो किया ही जाता है, आप किसी चीज़ को सोचो कि मैं केवल याद समझूँ ही उसको, तो आप किसी टॉपिक को तब तक अच्छे से नहीं समझ पाओगे जब तक कि वो टॉपिक आपको थोड़ा बहुत याद नहीं है। आप यदि उसको अच्छे से याद कर रखे हो तो आप उसको बहुत गजब तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसमें याद करने के साथ साथ समझने पर बल दिया जाता है। इससे विद्यार्थी में तर्क शक्ति का विकास होता है। चिंतन स्तर का आधार है ये, अंडरस्टैंडिंग स्तर का आधार है मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल का आधार है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो समझने की कोशिश करोगे तब आप क्या करोगे, जैसे आपकी लाइफ का टाइम पीरियड याद करो, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फिर मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। इस टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हो, याद करने पर कम, अंडरस्टैंडिंग पर। तो समझते सपोज दैट कोई टीचर किसी टॉपिक को समझा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, सर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसकी जगह ये भी तो हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो। आप क्या चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, आप उसको बिल्कुल डिटेल से समझना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, आप अपने दिमाग के पुर्जों को खोलना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बात, जो मेमोरी लेवल होता है उसमें टीचर ने आपको कह दिया कि भाई ये चैप्टर तेरे को कल याद करके लेके आना है, आपने क्या कर लिया, पूरे पूरे चैप्टर को अच्छे से रट लिया, जैसा टीचर कह रहा है वैसा कर रहे हैं। बचपन में नहीं होता था, नहीं मेरे गुरुजी ने ये बोला है तुम गलत हो, मेरा गुरुजी सही है। आज भी आपके बच्चे या फिर आपके कोई भी जानकार बच्चे जो छोटे हैं वो टीचर की बात को बिल्कुल 100% सत्य मानते हैं। टीचर ने बोल दिया सूरज पश्चिम से उगता है, वो जिद बहस करने लग जाएंगे, हमारा सर जी गलत नहीं है, हमारे सर जी ने बताया कि सूरज पश्चिम से उगता है, वो आपके साथ इस टॉपिक को लेकर जिद बहस करेंगे। तो जो मेमोरी लेवल होता है उसमें क्या होता है, टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, भाई टीचर की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक की भी होती है, लेकिन शिक्षक की तुलना में छात्र की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है, शिक्षक की तुलना में छात्र की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें छात्र समझने की कोशिश करता है, कुछ नया जानने की कोशिश करता है। ठीक है, और समझने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो एक स्थायी होता है। आप किसी चीज़ को रट कर परमानेंटली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि समझ कर आप परमानेंटली ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हम समझकर किसी अवधारणा को, किसी थ्योरी को, किसी सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मूल्यांकन के लिए इसमें वस्तुनिष्ठ और लघु स्तरीय या निबंध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट महोदय द्वारा दिया गया था, जो सबसे उच्च स्तर का लेवल है। ये उच्च स्तर का या सबसे उच्चतम स्तर का है। ये सबसे लो स्तर का होता है मेमोरी लेवल, उससे हायर स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे हाई लेवल का होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जब आप पीएचडी करोगे ना तो उस टाइम चिंतन किया जाता है। चिंतन का मतलब जैसे आप बैठ कर डिस्कस कर रहे हो, आपने मीटिंग बुला ली कि हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, आपकी मीटिंग के जो भी मेंबर थे वो आ गए, फिर आप वाद विवाद कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, आप अपने विचार रख रहे हो और अपने विचार को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाला अपना विचार रख रहा है और वो अपने विचार को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपके दोनों के विचार क्यों ना विरोधी हों, लेकिन आप दोनों के दोनों अपने विचार को बिल्कुल 100% सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इसमें भी जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षार्थी छात्र होता है, शिक्षक अध्यापक होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जो चिंतन स्तर होता है, इसमें जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका केवल एक सहयोगकर्ता के रूप में होती है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको थोड़ी सी हेल्प कर देता है शिक्षक, बाकी सारा सब कुछ काम स्टूडेंट खुद करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या कर रहा है,
आप अपना तर्क रख रहे हो, अपने तर्क को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, तर्क वितर्क करना चाह रहे हो, आप अपने विचारों को रखना चाह रहे हो, आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा रहे हो। भाई आपने अपना विचार रखा, सामने वाले ने अपना विचार रखा, आपने अपने विचार को सिद्ध करने के लिए सामने वाले के विचार को क्या किया, गलत सिद्ध कर रहे हो आप। तो जब आप अपने विचार को सही रखने के लिए सामने वाले के विचार को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप में कल्पना शक्ति का विकास होगा, आप में जो डिसीजन लेने की, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपने पहले कोई तैयारी नहीं की। सामने वाला कब किस तरीके का क्वेश्चन बना ले, आपको पहले कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन जैसे सामने वाला क्वेश्चन बनाता है आप तुरंत उसका आंसर देते हो, या फिर आप सामने वाले से बिल्कुल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप करते हो। तो डिसीजन मेकिंग की जो सिचुएशन होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल से मानसिक विचार विकास बहुत ही उच्चतर स्तर का हो जाता है। और इसमें क्या होता है, देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, यूपीएससी का इंटरव्यू देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के सामने कंडीशन बनाई जाती हैं, कृत्रिम कंडीशन बना दी, और उन कृत्रिम कंडीशन में डिसीजन लेने का बोला जाता है कि अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, वो एक काल्पनिक क्या बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं, और उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या बनाती, कंडीशन बनाती, और फिर कहते हैं कि इस स्थिति में आप क्या करोगे। फिर वो जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू देने वाला होता है, वो उसका सही आंसर देता है। बहुत इफेक्टिव आंसर देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, कम इफेक्टिव देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो जो कृत्रिम स्थितियां पैदा करके और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही होता है। अलग अलग समस्याएं पैदा कर ली, परिस्थितियां पैदा कर दी गई, और फिर कहा जाता है कि इस स्थिति में आप क्या करोगे। ठीक है, स्मृति स्तर में आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसके द्वारा आलोचना करने का, आप आलोचना भी कर रहे हो, आप सृजनात्मक कुछ नया सीख भी रहे हो, आप कुछ नया जान भी रहे हो। मौलिक चिंतन तथा समस्या केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब है, देखो मैं तीनों में अंतर समझा रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना। आप पहली 5वीं क्लास में थे, ठीक है, 3 कंडीशन बना रहा हूं मैं यहां पर। पहली कंडीशन 5वीं क्लास में थे आप, दूसरी कंडीशन आप ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन बना दी मैंने आपके सामने। अब यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप क्या दोगे, या तो उसका बिल्कुल फिक्स आंसर दोगे आपको जो है। यदि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, और बचपन में ऐसा होता था। दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हो, लेकिन बिल्कुल फिक्स आंसर नहीं दे पा रहे हो। आप जो आंसर मेरे को चाहिए ना, उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप चारों तरफ घूमने फिरने का काम कर रहे हो। और जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ सेकंड में उस क्वेश्चन को समझा, और जैसा मेरे को आंसर चाहिए था बिल्कुल ठीक वैसा आपने आंसर दे दिया। ये कमाल है रिफ्लेक्टिव लेवल का, ये कमाल है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और ये कमाल है मेमोरी लेवल का। ये आप अपना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बचपन में नहीं होता था, टीचर क्वेश्चन पूछता था, हाँ सर याद तो करके आया था, पढ़ा भी था, याद नहीं आ रहा, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, 5वें पार्ट का है, सर आपने 5 दिन पहले पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा, सर इसमें अकबर की बात हो रही है, अकबर का बेटा कौन था, सर बेटा तो था उसका, लेकिन कौन था सर ये याद नहीं आ रहा है। भाई मेरे को आंसर चाहिए था कि अकबर का बेटा कौन था। मैंने क्वेश्चन पूछा अकबर का बेटा कौन था, आप कहानी बना रहे हो, सर पढ़ा तो था, क्या था सर, अकबर के बेटा तो था, आपने पढ़ाया भी था, मैंने पढ़ा भी था, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, हिस्ट्री का है ये, अकबर वाले उसका पार्ट का है, लेकिन याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे,
थोड़ा सा वहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे, इसमें आप बिल्कुल डायरेक्टली आंसर बताओगे। ठीक है। इसमें मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा, मनोवर्ती विचारों जैसे पहलुओं के द्वारा। मनोवर्ती का मतलब होता है मन से क्वेश्चन बनाना, मन से कंडीशन बनाना और उनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करना। ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है? देखो, अधिगम क्या होता है, शिक्षण और अधिगम दोनों में मैं अंतर भी बताऊंगा आपको, और अंतर से आप ये चीज़ें समझ जाओगे। एक बार मैं अधिगम के बारे में बता देता हूँ। देखो, अधिगम का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, वो सॉरी लर्निंग। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना, समझना। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। आप कुछ भी सीख सकते हो लाइफ में। आज आप मेरे से क्लास ले रहे हो, यहाँ पर भी कुछ सीख रहे हो। फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन चलाना सीख रहे हो। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात करना सीख रहे हो। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश करो तो इम्प्रेस करना सीख रहे हो आप। फ़ोन पर जानू सानू टोना मोना बाबू बोल रहे हो तो आप वो बोलना सीख रहे हो। तो ये होता है अधिगम, सीखना। और सीखना लाइफ में कभी बंद नहीं होता। मरते मरते भी विचार देके चले जाते हैं कि मैंने लाइफ से सीख ली कि रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। अपना व्यवहार अच्छे रखें, बहुत अच्छी लाइफ निकलेगी। मरते दम पर विचार निकलते हैं, तो वो क्या है? सीख है। तो सीखना क्या है? एक बहुत कुछ भी सीख सकते हो आप, कुछ भी। जैसे बाइक चला रहे हो, थोड़ा सा किसी ने कट मार के चला गया आपके बाइक के आगे, आपने सीख लिया भाई ये ऐसे कट नहीं मारना चाहिए। आप रोड पर जा रहे थे, गार्डन के पास में ही कोई कपल बैठा हुआ था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों ने चांटा लगा दिया, सीख लिया भाई गार्डन में बैठोगे तो ऐसे झगड़े होंगे, फिर ऐसे चांटा चलेंगे, फिर ऐसे ब्रेकअप होगा। ठीक है। दूसरी साइड एक कपल था, बैठ के प्रपोज कर रहा है, आपने सीख लिया भाई प्रपोज कर रहा है, मेरे को भी करना है। ठीक है। तो सीखना क्या है? एक अनलिमिटेड है, कोई क्राइटेरिया नहीं है सीखने का। हम पूरी लाइफ में कभी ना कभी हर टाइम कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं। हमारी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं आता जब हम कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक है। सीखना क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नए ज्ञान को एकत्रित किया जाता है सीखने के द्वारा। विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार कौशल, मूल्यों, जानकारियों को संश्लेषित करना ही अधिगम कहलाता है। सीखना क्या है? सीखने के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि होती है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से लेकर मरने तक। अधिगम के द्वारा कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। कार्य की निष्पादन क्षमता का मतलब होता है कार्य के कंप्लीट करने की कैपेसिटी बढ़ती है सीखने के द्वारा। ठीक है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑलवेज हर जगह चलती है अधिगम। अधिगम का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सीखते क्यों हैं? हम अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए सीखते हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया चाहते हो, इसलिए आप सीख रहे हो ना। कुछ नया नहीं चाहते तो आप बहुत सारी जगह वैसे पढ़ लेते, किताब पढ़ लेते, कुछ पढ़ लेते, लेकिन आप सीखना चाहते हो। शिक्षण अधिगम में अंतर, ये आप स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना। शिक्षण कुछ ऐसी क्रियाओं का समूह होता है जिन्हें पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से नियोजित एवं कार्यान्वित किया जाता है। अधिगम में लक्ष्यों की प्राप्ति या शिक्षण का परिणाम निहित होता है। देखो, शिक्षण क्या है? शिक्षण कुछ निश्चित टारगेटों के लिए किया जाने वाली एक क्रिया होती है। क्या होती है? शिक्षण एक ऐसी क्रिया होती है जो किन्हीं निश्चित पूर्व निश्चित टारगेटों को, पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने पहले डिसाइड कर लिया मेरे को जेआरएफ निकालना है, इसलिए पढ़ रहे हो आप। तो आपने क्या कर लिया? पहले से एक टारगेट फिक्स कर लिया। अधिगम में लक्ष्यों की प्राप्ति या शिक्षण का परिणाम निहित होता है। अधिगम में भी यही होता है, उसमें भी एक टारगेट तो होता है। ठीक है ना, टारगेट अधिगम में भी होता है, लेकिन शिक्षण का परिणाम भी इंक्लूड होता है। जो एजुकेशन है, शिक्षण है ना, वो अधिगम में ही है, शामिल होता है। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षण अधिगम का भाग है या अधिगम शिक्षण का भाग है? बताओ, शिक्षण अधिगम का भाग है या अधिगम शिक्षण का भाग है? तो शिक्षण पढ़ना होता है, अधिगम सीखना होता है। तो जो शिक्षण है ना, वो क्या है? अधिगम का एक भाग है।
भाई पढ़ रहे हो आप, तो लाइफ में पढ़ने से सब थोड़ी ना सीखते हैं। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, प्रपोज करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, अपने प्यार को कायम रखने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो शिक्षा के द्वारा सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। तो अधिगम क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है। अधिगम के तुलना में शिक्षा क्या होती है, संकुचित होती है। अधिगम, शिक्षण अधिगम का भाग होता है। ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम का भाग होता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, बहुत गजब की बात है यहाँ पर। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत है। अब आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। भाई आप सीख रहे हो, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है इसको। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, 1000 वीडियो लोग देखेंगे, 2000 देखेंगे, 5000 देखेंगे, 10,000 देखेंगे, लाख देखेंगे, 2 लाख देखेंगे, 20 लाख देखेंगे। एक सोशल प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन आप समझोगे वो आपकी पर्सनल है। मैंने कोई बात समझाई, आप उसको अलग वे में समझोगे, दूसरा कैंडिडेट अलग वे में समझेगा, तीसरा कैंडिडेट अलग वे में समझेगा, चौथा कैंडिडेट उसको बहुत गजब से सीखेगा, पांचवा उसको कम गजब से सीखेगा। तो सीखना आपकी खुद की पर्सनल प्रोसेस है, आपका पर्सनल है। लेकिन सिखाना, पढ़ना, ये क्या है, एक सार्वभौमिक है, एक सामाजिक है। यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं शिक्षण करवा रहा हूँ, तो इसको कोई भी देख सकता है। मैं चाहूँ पब्लिक कर दूँ इसको, लाखों करोड़ों भी देख सकते हैं इसको, 10 करोड़ भी देख सकते हैं, 20 करोड़ भी देख सकते हैं। लेकिन जो आपकी समझ है ना, आपका जो सीखना है, वो आपका खुद का है। हर आदमी का सीखने का, हर आदमी का समझने का खुद का पर्सनल तरीका होता है। इसलिए अधिगम क्या होती है, वो व्यक्तिगत होता है, जबकि शिक्षण सामाजिक होता है। दूसरे के हित के लिए किया जाता है शिक्षण, जबकि अधिगम अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया जाता है। शिक्षण बेचने के समान है, अपना ज्ञान बेच रहा हूं मैं यहाँ पर, जबकि अधिगम क्या है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो जैसे दुकानदार क्या करता है, सामान को बाहर निकालता है, बेचता है, बाहर निकाल रहा है ना, ऐसे ही मैं अपने ज्ञान को बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे को कीमत प्राप्त हो रही है, यूट्यूब से प्राप्त हो रही है, आपसे प्राप्त हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो शिक्षण बेचने के समान हो गया। आपने उसको खींच लिया, उसको समझ लिया, अंदर ग्रहण कर लिया, मतलब आप उसको ले रहे हो, खरीद रहे हो उसको, ठीक है ना। जैसे दुकान वाला सामान को बाहर निकालता है, ग्राहक उसको अपने अंदर लेता है, ग्राहक उसको खुद लेता है। यहाँ पर मैं शिक्षण करवा रहा हूँ, अपने ज्ञान को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे द्वारा निकाले हुए ज्ञान को आप क्या करो, खींच रहे हो अपने अंदर। तो अधिगम क्या करता है, खरीदने का काम करता है। शिक्षण क्या करता है, बेचने का काम करता है। शिक्षण एक आणविक संकल्पना है जो कई गतिविधियों को दर्शाती है, और अधिगम एक मोलर संकल्पना है, इसमें एकल गतिविधि शामिल होती है, ठीक है ना। सीखना खुद का पर्सनल होता है, ध्यान रखना, सीखना समझना खुद का पर्सनल होता है। शिक्षण एक कारण है, अधिगम एक परिणाम है। अब देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, आप क्यों पढ़ रहे हो, इसके पीछे एक कारण है। आपने अच्छे से समझ लिया, आपके दिल से एक खुशी निकली, वाह यार ये टॉपिक तो बहुत गजब से समझ में आ गया, रिजल्ट मिल गया कि मैंने जो मेहनत की थी पढ़ाने की, सिखाने की, समझाने की, आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, आप खुश हो, मतलब मेरे को परिणाम मिल गया। तो अधिगम क्या है, एक परिणाम के रूप में होता है, शिक्षण एक कारण के रूप में होता है। यह एक इच्छापूर्ण कृत्य होता है, यह एक उपलब्धि या सफलतापूर्वक कृत्य होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ समझ में आए, लेकिन ये जरूरी है कि हर कोई कैंडिडेट किसी ना किसी टॉपिक को 100% पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये इच्छापूर्ण कृत्य होता है शिक्षण, और जो अधिगम होता है ये सफलतापूर्वक कृत्य या उपलब्धि होती है। शिक्षण अधिगम की सुविधा के लिए लक्षित होता है, अधिगम स्वयं की ओर लक्षित होता है, अर्थात खुद का ज्ञान प्राप्त करना होता है। शिक्षण नए ज्ञान देने की प्रक्रिया है, अधिगम नए ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया। अधिगम के द्वारा नए ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, शिक्षण के द्वारा नया ज्ञान दिया जाता है। जैसे मैं आपको नया ज्ञान दे रहा हूँ, आप नए ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हो। शिक्षण एक उद्देश्यमुखी प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक उपलब्धि है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को समझ ही पाओ। आपने ज्योग्राफी क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता था, इसलिए आपने ज्योग्राफी लिया। आपको फिजिक्स आता तो आप फिजिक्स लेते,
आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया? क्योंकि आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता था। ये तो कारण। भाई आपने पॉलिटिकल क्यों लिया? क्योंकि आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता था, पॉलिटिकल ज़्यादा समझ में आता था। किसी ने फिजिक्स लिया क्योंकि उसको फिजिक्स ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी वाले ने साइंस क्यों नहीं ली? क्योंकि उसको साइंस समझ में नहीं आता है। तो समझना क्या, एक उपलब्धि है भाई। किसी को कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसके लिए एक उपलब्धि है, वो भगवान की देन है कि वो उस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है ना। जबकि शिक्षण एक उद्देश्यमुखी प्रक्रिया, जैसे मेरा टारगेट है कि सभी को समझ में आए, जितने भी लोग क्लास देखें उन सभी को मेरी द्वारा समझाए हुए प्रत्येक बातें अच्छे से समझ में आए। ये मेरा क्या है, एक उद्देश्य है, मेरा टारगेट है। लेकिन वो सभी के समझ में आए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो केवल उनको समझ में आएगा जिनको क्या है, उपलब्धि है। एक तरीके से समझना क्या, एक उपलब्धि है। शिक्षण कार्यपरक प्रक्रिया है, अधिगम अकेली क्रिया है, जिसका उद्देश्य निजी हित में नवीन व्यवहार परिवर्तन करना है। हम सीखते क्यों हैं? अपने आप में परिवर्तन करने के लिए। भाई आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना कि मैं कुछ सीख कर इसका भला करूँगा, नहीं भाई, आप खुद का भला करने के लिए सीख रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा टारगेट रुपये कमाना, लेकिन मेरा एक साइड का टारगेट भी क्या है, आपको कुछ नया सिखाना। आप सीख रहे हो, आप रुपए दे के सीख रहे हो, आप किसी को सिखा नहीं सकते उस टाइम, आप केवल सीख सकते हैं। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, आप अपने आप में कोई नया कुछ करने के लिए आप सीख रहे हो। तो शिक्षण कार्यपरक प्रक्रिया है, अधिगम अकेली क्रिया, जिसका उद्देश्य निजी हित में नवीन व्यवहार अर्जित करना होता है। अधिगम निष्पत्ति परक प्रक्रिया है, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, शिक्षण का क्षेत्र अधिगम की तुलना में कम व्यापक होता है, ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया, अधिगम बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की तुलना में संकुचित है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम, इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो देखो, जो शिक्षण था और जो अधिगम था, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको अभी समझा दिया था। और अब मैं आपको जो अनुदेशन है उसके बारे में बता देता हूँ कि अनुदेशन क्या होता है। सबसे पहले शिक्षण के बारे में देख लेते हैं। शिक्षण प्रमुख तथ्य पारस्परिक अंतः क्रिया है। क्या है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अनुदेशन में छात्र और शिक्षण के मध्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान रखना, जो शिक्षण होता है इसमें क्या होता है, इसमें पारस्परिक अंतः प्रक्रिया का गुण पाया जाता है। वहीं यदि मैं अनुदेशन की बात करूँ तो अनुदेशन में क्या होता है, छात्र और शिक्षक के बीच में कोई भी पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती। वहीं यदि मैं बात करूँ अधिगम की, शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, किंतु इसमें अधिगम निहित होता है। जो अनुदेशन है ना, उसको शिक्षण नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो अधिगम है वो इंक्लूड होता है। अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन सहायक हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। अधिगम के लिए देखो, शिक्षण और अनुदेशन दोनों आवश्यक हैं, दोनों सहायक हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं। अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन दोनों सहायक के रूप में काम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए आवश्यक हो। शिक्षण में ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, अधिगम इनके प्रभाव का परिणाम होता है। शिक्षण सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के ऊपर सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी सिद्धांतों का बहुत ही स्पष्टली तरीके से प्रभाव पड़ता है। अनुदेशन भौतिक विज्ञान की अदा प्रदा तथा प्रक्रिया पर आधारित होता है। अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। मैं आपको पहले समझा चुका था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। शिक्षण शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, अनुदेशन के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है, अनुदेशन मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है। अधिगम के लिए अधिगमकर्ता एवं शिक्षक दोनों का होना आवश्यक होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गेने के अनुसार, गेने बोल दो या चाहे गैगने बोल दो, बात एक ही है। गेने के अनुसार अधिगम स्वरूपों का प्रतिमान। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो रॉबर्ट एवं गेने के द्वारा अधिगम के टोटल 8 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं?
टोटल 8 प्रकार होते हैं। तो रॉबर्ट और गैने के द्वारा अधिगम के टोटल 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला संकेत अधिगम होता है, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है, तीसरा श्रृंखला अधिगम होता है, चौथा शाब्दिक सहसंबंध अधिगम होता है, पांचवा बहुभेदीय अधिगम होता है, छठा प्रत्यक्ष अधिगम होता है, सातवां सिद्धांत अधिगम होता है और आठवां समस्या समाधान अधिगम होता है। ठीक है, तो ये जो 8 अधिगम के टाइप्स हैं, ये आठों के आठों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये जो अधिगम के सिद्धांत है, रॉबर्ट एवं गैने के द्वारा अधिगम के जो 8 प्रकार होते हैं, इनको आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में और याद करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले संकेत, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुभेदीय, फिर प्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम और फिर समस्या समाधान अधिगम। तो ये जो रॉबर्ट एम गैने के द्वारा अधिगम के जो 8 प्रकार हैं, इनको आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में याद करना है, सीरियल वाइज याद करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ वैसे नहीं समझाऊंगा, केवल आपको एक मैं बेसिक सी बात बताऊंगा जिसको आपको खुद को अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, आप क्या हो, एज ए स्टूडेंट हो, फिलहाल में आप एज ए स्टूडेंट हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखो, अधिगमकर्ता कौन होता है, सीखने वाला होता है। ठीक है, अधिगमकर्ता कौन होता है, सीखने वाला होता है, ये लर्नर होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, शिक्षार्थी भी कह देते हैं, जिसको हम स्टूडेंट भी कह देते हैं, जिसको हम छात्र भी कह देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपकी खुद की विशेषताएं देखनी है कि आप एज ए स्टूडेंट आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले अधिगमकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अधिगमकर्ता की विशेषता क्या है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता योग्यता, अधिगमकर्ता की स्वाभाविक रुचि, अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान, महत्वाकांक्षा अभिप्रेरणा का स्तर, जीवन उद्देश्य, अधिगमकर्ता का दृष्टिकोण, अधिगमकर्ता की शिक्षण में रुचि, बाधाओं से लड़ने की शक्ति, अधिगमकर्ता की तत्परता। अधिगमकर्ता हमेशा एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। ये चीज़ स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना भाई। जो भी कैंडिडेट सीख रहा है ना, वो क्यों सीख रहा है, क्योंकि उसका एक निश्चित टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। जिज्ञासा श्रद्धा का गुण अनिवार्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि किसी लर्नर में जिज्ञासा का गुण नहीं होगा तो वो एक अच्छा लर्नर नहीं होगा। अच्छे अधिगम के लिए अधिगमकर्ता की विषय वस्तु एवं सीखने में रुचि होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रचनावादी दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण अधिगम। ठीक है ना, तो रचनावादी दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसको हम E5 बोलते हैं। E5 बोलते हैं, जिसमें एक होता है एंगेज होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन होता है, एक्सबोरेट होता है और एवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो रचनावादी दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला एंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एक्सबोरेट और एवोल्यूशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षक। देखो, शिक्षक की क्या क्या गुण होने चाहिए। शिक्षक होता है वो जो पढ़ाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक शिक्षक में अच्छे अच्छे क्या क्या गुण होने चाहिए। आप एक किसी टीचर में क्या क्या गुण चाहते हैं, आपका कोई टीचर हो तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी विशेषताएं आप एक बार अपनी आंखें बंद करके और अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि आप एक अच्छा शिक्षक किस शिक्षक को कहोगे। आपको मैं कहूँ कि चलो आपके पास 5 टीचर हैं और 5 में से मैं पूछूं कि कौन सा बेस्ट टीचर है, तो आप किसी टीचर को किन किन विशेषताओं के आधार पर अन्य 4 से बेस्ट घोषित करेंगे। वो सारी क्या होंगी, उस एक शिक्षक की विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर समझाने का कुछ है नहीं। तो एक आदर्श शिक्षक की विशेषताएं, ये टोटल 11 विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इन 11 की 11 को आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम पढ़ते हैं अधिगम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कार्य, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रियाओं को, चाहे वो शिक्षण हो उसको भी वही फैक्टर प्रभावित करेंगे, फिर वो चाहे अधिगम हो उसको भी वही फैक्टर प्रभावित करेंगे, चाहे हम दोनों को एक साथ लेके चलें उसको भी वही फैक्टर प्रभावित करेंगे। जैसे शिक्षक की योग्यता, एक योग्यवान शिक्षक होना चाहिए जिसमें अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षण क्रिया का नियोजन होना चाहिए। शिक्षण कौशल होने चाहिए, तो यहाँ पर ये कुछ कौशल हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन से कौशल होने चाहिए एक शिक्षक में। और इसके अलावा ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप एक बार अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना कि ये सारी वो विशेषताएं हैं जो शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल समझने का नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? वो मटेरियल होता है या वो एड्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब है अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षित करते हैं। वो ऐसे फैक्टर कुछ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री में काउंट करते हैं। ठीक है, उनको हम सभी को शिक्षण सहायक सामग्री में काउंट करते हैं। जैसे अब जो शिक्षण सहायक सामग्री है ना, वो भी टोटल 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? वो भी टोटल 3 प्रकार की होती हैं। एक श्रव्य है जिनसे केवल सुनने का काम किया जा सकता है, एक दृश्य है जिनसे केवल देखने का काम किया जा सकता है, और एक श्रव्य दृश्य है जिनका काम सुनने और देखने दोनों सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, तो दृश्य सहायक सामग्री जिसमें केवल देखने का काम किया जाता है, मतलब देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रव्य जिनमें केवल सुनने का काम किया जाता है, मतलब सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रव्य दृश्य जिसमें सुनकर और देखकर दोनों तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आपको याद करना है कि दृश्य सामग्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, श्रव्य सामग्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ये आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए आपको ये भी खुद को ही याद करना है। भाई कुछ होता समझाने का, मैं 100% इनको समझाता, और तो मैं इस पेज को मिनिमाइज कर दिया। और आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे कैसे याद कर सकते हैं कि दृश्य सामग्री में कौन कौन से सामग्री आते हैं। और देखो एक चीज़ और, आपको दृश्य सामग्री में उन सभी इंस्ट्रूमेंट को शामिल करना है जिनकी सहायता से आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन केवल उन पर आप देखकर सीखते हैं। ठीक है, केवल देखकर सीखते हैं, फोटो लगी हुई होती है, देख के सीख लिया। दूसरा होता है श्रव्य। श्रव्य सामग्री में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनसे आवाज़ निकलती रहती है। ठीक है, और फिर उनसे आप कुछ सीखते हैं। और श्रव्य दृश्य में दोनों इंक्लूड होते हैं जिनमें देखने और सुनने दोनों तरीके का काम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ बोर्ड वगैरह हैं, इनमें थोड़ा सा पूछ लेता है, इसलिए मैंने इनको स्पेशली तरीके से समझा दिया। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से बहुत कुछ समझाने का है नहीं, तो इसलिए इसको भी आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में। देखो शिक्षण विधियों के बारे में सारा सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपका जो बेसिक है ना उसको मैं मजबूत कर दूंगा केवल समझा कर। देखो शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं टीचर सेंटर मेथड और एक होता है स्टूडेंट सेंटर मेथड। जो टीचर सेंटर मेथड होता है ना उसमें टीचर सेंटर में होता है, और जो स्टूडेंट सेंटर मेथड होता है उसमें स्टूडेंट सेंटर में होता है। अब सेंटर में होने का मतलब क्या है?
एक वो वाला सेंटर नहीं, जब हम क्लास में पढ़ते थे तब टीचर बोलता था सेंटर में आ जा, पिटाई करने के लिए, डंडा मारने के लिए बोलते सेंटर में आ जा भाई, आजा 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 सेंटर में आ जा, अब तू गया काम से। वो वाला सेंटर नहीं। यहाँ पर सेंटर का मतलब है कि टीचिंग सेंटर मेथड में टीचर का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट सेंटर मेथड में स्टूडेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। टीचर सेंटर मेथड में जो क्लास है वो टीचर के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे टीचर कहेगा बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। टीचर बोल दिया मुर्गे बन जाओ तो बनोगे 2 घंटे के लिए। स्टूडेंट सेंटर मेथड में क्लास है जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलती है। उसमें स्टूडेंट कह दिया सर ये क्या टॉपिक चला रहे, क्यों बोल रही है सर, कोई रोमांटिक टॉपिक चलाओ, रोमांटिक टॉपिक चलेगा, स्टूडेंट ने कह दिया और मानना पड़ेगा टीचर को। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सेंटर मेथड चल रहा है। ठीक है, तो अब आप याद करो कि अब तक की आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें आपकी क्लास टीचर के अकॉर्डिंग चलती थी। आप टीचर की कठपुतली बनकर काम करते थे। टीचर ने बोल दिया कल 10 पेज याद करके लेके आने हैं तो कल 10 पेज करके याद करके जा रहे हैं। टीचर ने बोल दिया मुर्गा बन जा, मुर्गा बन गए। टीचर ने बोल दिया हाथ खड़ा कर ले, खड़ा कर लिया। वो था स्टूडेंट सेंटर मेथड, वो सॉरी टीचर सेंटर मेथड। तो जो प्रारंभिक एजुकेशन होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, उसको हम टीचर सेंटर मेथड कहेंगे। और टीचर सेंटर मेथड में जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जबकि जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं, उनका काम केवल सुनना होता है। और जो टीचर सेंटर मेथड होता है उसको हम अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक समझाता है, छात्र चुपचाप उसको सुनने की कोशिश करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षार्थी की जो भूमिका होती है वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होती है। निष्क्रिय श्रोता का मतलब है जो केवल चुपचाप बैठा बैठा सुन रहा है, केवल चुपचाप बैठा बैठा सुन रहा है, जो टीचर बोल रहे हैं उन आज्ञाओं को पालन कर रहा है। इसमें स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो कभी ये नहीं बोलता सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आपका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इतने पेज क्यों क्या याद करके लिखें। स्टूडेंट अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता, इसमें सारा सब कुछ टीचर करता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट निष्क्रिय होता है, डीएक्टिव होता है, मतलब वो कुछ खुद नहीं करता, अपना दिमाग का यूज नहीं करता, अपने भेजे के पुर्जों को नहीं खोलता, मतलब करके सीखने के सिद्धांत की यहाँ पर अवहेलना होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना होती है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है उसकी भी यहाँ पर अवहेलना होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत की भी यहाँ पर अवहेलना होती है, क्योंकि टीचर नहीं ध्यान देता कि नीचे जो बैठी हुई खोपड़ी है ना वो अलग अलग टाइप की है। एक खोपड़ी वो है जो बहुत तेज तरीके से काम कर रही है, एक खोपड़ी वो है जो बेचारी बहुत ही कम तरीके से काम कर रही है। उस खोपड़ी को हम बहुत ही डीएक्टिव खोपड़ी बोल सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान नहीं रखता टीचर। टीचर तो ये रखता है कि सब मेरे समान है, सबको पढ़ा एक साथ रगड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट सेंटर मेथड है वो मैं आपको समझा दिया। स्टूडेंट सेंटर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होता है, जो क्लास होती है वो स्टूडेंट के अनुसार चलती है। उसमें स्टूडेंट होता है ना वो एक सक्रिय श्रोता से भी कहीं ऊपर की भूमिका निभाता है। ठीक है, सक्रिय श्रोता से भी कहीं ऊपर की भूमिका निभाता है। उसमें स्टूडेंट हर बार पूछता रहता है सर ऐसा क्यों, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे आप। तो इसमें जो स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल एक्टिव होकर काम करता है। इसमें करके सीखने के सिद्धांत की क्या नहीं की जाती, अवहेलना नहीं की जाती। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नया करता रहता है, कुछ नया सीखता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से स्टूडेंट अपने मन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूछता रहता है। तो स्टूडेंट क्या होता जाता है, क्रिएटिव भी होता जाता है। स्टूडेंट की जो सृजनात्मक क्षमता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से, ये सारे इसकी मेन बातें थी स्टूडेंट सेंटर मेथड की। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेक्चर मेथड।
देखो लेक्चर मेथड, इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा सभी मेथडों को, वरना फिर क्लास तो 8-10 घंटे की हो जाएगी, महामैराथन कहाँ से रहेगी। यदि मैं पूरा ही एक एक चीज़ें पढ़ाऊंगा तो फिर क्लास, वैसी क्लास देख लो, फिर ये महामैराथन किस टाइप की। इसका सबसे मेन टारगेट है कि आपको समझाना बस। व्याख्यान विधि, व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर देना। आप कॉलेजों में पढ़ते हो ना, तो उस टाइम व्याख्यान मेथड को फॉलो किया जाता है। व्याख्यान मेथड में क्या होता है, टीचर आता है, भाषण दे के चला जाता है, केवल भाषण दे रहा है, वो कुछ दिखाने का काम भी नहीं कर रहा है, केवल लेक्चर दे रहा है। आता है, खड़ा होता है और लगातार बोलकर चला जाता है। अब एक बात बताओ, आपकी क्लास चल रही है, आप क्लास में बैठे हुए हो, मैं टीचर हूं, मैं आया, आते ही मैं बोला हेलो कैसे हो आप सब, बिल्कुल मस्त हो, चलो ठीक है, और मैं अपना काम चालू कर दिया। जैसे रामायण पढ़ते ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, उसी वे में, उसी अंदाज में मैंने अपना व्याख्या देने का काम चालू कर दिया, लेक्चर देने का काम चालू कर दिया, और मैं लेक्चर दे के चला गया। अब आप सोचो कि उस सिचुएशन में आप क्या क्या कुछ अलग देखेंगे, बताओ भाई। सबसे पहली बात, व्याख्या देके चला गया, स्टूडेंटों से पूछा भी नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब शिक्षक केंद्रित मेथड है। तो जब टीचर सेंटर मेथड है तो सारी सारी टीचर सेंटर मेथड की विशेषताएं अप्लाई होंगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टीचर पहले से तैयारी करके आता है, सारा सब कुछ रट के आता है और उसको यहाँ पर सुना के चला जाता है। इसमें जो स्टूडेंट होता है उसकी भूमिका गौण की तरह होती है। टीचर मुख्य भूमिका में रहता है, विद्यार्थी गौण भूमिका में रहते हैं, ठीक है। और इसको बोलकर पढ़ाने की पद्धति भी कहते हैं। जो व्याख्यान विधि है, इसमें क्या होता है, कम समय में बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है इसके माध्यम से। तो ये बहुत ही सरल, तेज़ और तीव्र गति से चलने वाली विधि है। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता, बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सभी को नीचे बिठा के और भाषण दे के चला जाए, हो सकता है सभी को खड़ा करके भाषण दे के चला जाए, तो इसमें खर्चा भी कम होता है, कम समय में अधिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। और एक निश्चित क्रम में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जब लिखने का काम नहीं किया जा रहा, दिखाने का काम नहीं किया जा रहा, केवल बोल के पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक सिस्टमेटिक वे अपनाया जाता है जिससे कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इस मेथड की जो सफलता असफलता है कि लेक्चर मेथड सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, शिक्षक के व्यक्तिगत कौशल पर, ठीक है। इस विधि के दोष क्या हैं भाई, लेक्चर मेथड है, टीचर लेक्चर देके चला गया, टीचर ने ये भी नहीं सोचा कि स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर ने एक बार भी जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है उसके बारे में नहीं सोचा। ये बिल्कुल एक ऐसा मेथड है जहाँ पर टीचर एक्टिव है, जबकि स्टूडेंट बिल्कुल डीएक्टिव होकर केवल सुनने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर टीचरों से, स्टूडेंटों से कुछ नया नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ स्टूडेंटों से कुछ भी नहीं करवाया जा रहा, स्टूडेंटों के जो दिमाग है उसका यूज नहीं लिया जा रहा है, स्टूडेंटों को कुछ नया सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंटों को कुछ नया करने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ दिखाने का सारा काम केवल शिक्षक कर रहा है। स्टूडेंट तो केवल चुपचाप बैठकर सुनने और समझने की खुद कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, करके सीखने के सिद्धांत की, या पहली बात यहाँ पर करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना होती है, दूसरा यहाँ पर छात्र निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भाई लंबे टाइम तक नहीं चलता, वो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, है ना, कुछ टाइम बाद में ऐसा ज्ञान भूल जाते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती, इससे रिफ्लेक्टिव लेवल तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाता, विद्यार्थी का मानसिक विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं किसके, व्याख्यान मेथड के, लेक्चर मेथड के। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम व्याख्यान प्रदर्शन विधि। देखो व्याख्यान प्रदर्शन,
नाम को समझने की कोशिश करो। नाम को समझ गए, समझो आप पूरी विधि को, इसकी जो कहानी है, उसका जो बेस है, गहराई है, उसको सबको समझ जाओगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें व्याख्यान भी होता है, लेक्चर भी होता है, इसमें डेमोस्ट्रेशन भी होता है। व्याख्यान भी होता है, प्रदर्शन भी होता है। अब आप खुद सोचो एक बार आंख बंद करके कि लाइफ में आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर आपको देखने और सुनने दोनों के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला है। सोचो एक बार, लाइफ में ऐसे कौन कौन से इवेंट आए थे जब आप देखकर और सुनकर दोनों तरीके से एक साथ सीख रहे थे, एक साथ देख भी रहे थे, एक साथ सुन भी रहे थे। जैसे फिलहाल में आप यहाँ पर इन शब्दों को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो ये क्या है, एक लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड है। ये यहाँ पर देखकर और सुनकर दोनों तरीके से सीखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो अपनी जो भी अध्ययन सामग्री है उसको दिखाकर फिर सुनाने की कोशिश करता है छात्रों के सामने। उसको अपनी जो भी टॉपिक है, अपना जो भी कंटेंट है, उसको रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर उसका क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है वो व्याख्यान विधि की तुलना में क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावित है। आपको मैं केवल एक बोलकर सुनाऊं, आपको मैं एक देखता हुआ बोल के सुनाऊं। देखो, मूवियों की स्टोरी क्यों याद हो जाती है हमें, मूवियों की स्टोरी क्यों याद हो जाती है, क्योंकि हम उसको, जो इवेंट है उनको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं उनको। ठीक है ना, इवेंटों को हम देखते भी हैं, इवेंटों को हम सुनते भी हैं। तो इसलिए मूवी की स्टोरी हमें बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। जबकि व्याख्यान विधि में क्या होता है, उसमें केवल सुनाया जाए। यदि आपको कोई मूवी है, मूवी का जो डिस्प्ले चलती है, जो हमें दिखता है मूवी के अंदर, उसको बंद कर दिया जाए, केवल एक गाने की तरह मूवी की आपको आवाज़ सुनाई जाए, आप कोई नहीं देखोगे उस मूवी को, ना ही सुनोगे उसको। आपने अपनी लाइफ में कभी भी ईयरफोन के द्वारा या फिर ऑडियो की तरह कभी भी मूवी नहीं सुनी होगी आपने। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो लेक्चर मेथड है वो लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड की तुलना में क्या है, कम इफेक्टिव है। ग्लोब का या मानचित्र का प्रयोग करके जो टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं मैंने अलग अलग प्रकार के डायग्राम का यूज करके पढ़ाऊँ, तो ये भी क्या होगा, लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। अभी भी लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के कुछ सोपान हैं, स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, फिर तथ्यों की व्याख्या की जाती है, फिर उनका प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है, फिर श्यामपट्ट का कार्य किया जाता है, और फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले योजना बनाई हमने, फिर प्रस्तुतिकरण किया, फिर तथ्यों की व्याख्या की, फिर प्रयोगों का प्रदर्शन किया, फिर श्यामपट्ट का कार्य किया, और फिर लास्ट में हमने मूल्यांकन किया। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके सोपान हैं। ठीक है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोनों के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इस विधि के द्वारा क्या होता है, हमें प्रत्यक्ष का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है, प्रत्यक्ष का अनुभव होता है। जैसे मूवियों में जो लात घूंसे चलते हैं ना, और रियल में ऐसा लगता है कि यार रियल में मार रहा है ये बंदा इसको, है ना। अब तो हम समझदार हो गए, जब हम बचपन में थे ना, तो आपको भी फीलिंग आई होगी, यार अमरीश पुरी पिछली वाली मूवी में भी मर गया था, अब जिंदा कहाँ से आ गया ये, पता नहीं ये दो बार जी जाते होंगे। ऐसा लगता था। पिटाई चल रही है, मन से दया का भाव निकल रहा है, यार इसको इतना क्यों पीट रहा है, क्यों, हमें ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि वो हमें जो प्रत्यक्ष है ना, उससे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वो हमें ऐसा लग रहा था कि ये रियल में इसकी पिटाई कर रहा है। ये कला होती है लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में। ठीक है, तो लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्षात्मक अनुभव प्राप्त करने की एक व्यवहारिक अवसर प्रदान करता है। शिक्षक के साथ प्रदर्शन कार्य में सहयोग करने से विद्यार्थी को करके सीखने के अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय और शिक्षक सक्रिय होता है। ठीक है, तो लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, उसमें विद्यार्थी डीएक्टिव होता है, वहीं शिक्षक उसमें एक्टिव होता है। व्यक्ति रुचि, पूर्व ज्ञान, क्षमता, सीखने की गति पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, इसमें रुचि पर, भाई हमें क्या पसंद है उस पर, पहले का क्या ज्ञान था उस पर, हमारी क्षमता क्या है सीखने की उस पर, सीखने की हमारी स्पीड कितनी है, इनके ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। भाई
हॉल है, हम मूवी देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीटें हैं जहाँ पर 500 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मूवी चल रही है। तो उस मूवी वाले को नहीं पता कि यहाँ पर जो 500 खोपड़ी बैठी हुई ना, उनको उनकी जो समझने की क्षमता है, उनकी जो पहले का नॉलेज है, उनकी जो रुचि है, वो समान नहीं है। वो इस बात पर फोकस नहीं करता। मतलब इसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना की जाती है, करके सीखने के सिद्धांत की भी अवहेलना की जाती है। ठीक है, इसको हम देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है। जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद होता है समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। अब इसको मैं समझाता हूँ, टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, एक टीम होती है, किसकी, टीचर्स की टीम होती है इसमें। टीम टीचिंग मेथड, टीचिंग का मतलब पढ़ाना, टीम का मतलब ग्रुप, समूह, और मेथड का मतलब तरीका, मतलब समूह से पढ़ाने का तरीका। अब समूह से कैसे पढ़ाएंगे, इसमें क्या होता है, एक टीचरों का समूह होता है। क्या होता है, इसमें टीचरों की मंडली होती है, टीचरों का समूह होता है। जैसे एक ही सब्जेक्ट के 5 टीचर, ठीक है, 5 टीचर एक साथ पढ़ाएंगे किसी एक टॉपिक को। कोई एक टॉपिक है, उस एक टॉपिक को 5 टीचर पढ़ाएंगे। अब इन 5 टीचरों ने डिसाइड कर लिया, इन 5 टीचरों ने डिसाइड क्या किया, एक टीचर बोला कि भाई ये जो टॉपिक है ना, इसका मैं जो इंट्रोडक्शन है वो मैं बहुत शानदार तरीके से दे सकता हूँ, कि चल भाई तू इसका इंट्रोडक्शन दे दे। दूसरा टीचर बोला कि यार मैं हूँ ना, इस टॉपिक की विशेषताओं को बहुत अच्छे से तैयार करके आया हूँ, मैं इसकी विशेषताएं बहुत गजब तरीके से समझा दूंगा, ठीक है भाई तू इसकी विशेषता बता दे। तीसरा टीचर बोला कि भाई मैं इसकी जो क्रिया विधि है, इस टॉपिक की जो क्रिया विधि है ना, उसको मैं बहुत गजब तरीके से तैयार करके आया हूँ, मैं इसकी क्रिया विधि समझा देता हूँ। चौथा टीचर बोला कि चल भाई मेरे को इस जो ये मेथड है ना, ये जो टॉपिक है, इसके मेरे को दोष बहुत गजब से पता है, मैं हर चीज़ में कभी निकाल देता हूँ, टेंशन मत ले, मैं इसके दोष बहुत सारे बता दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि ठीक है तू दोष बता। पाँचवा बोला कि यार मेरे को मूल्यांकन करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं इस टॉपिक का बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर दूंगा कि ठीक है भाई तू इसका मूल्यांकन कर दे। ठीक है, टॉपिक कितने थे, एक था, टीचर कितने हैं, 5 पढ़ाने वाले, पाँचों के पाँचों क्या हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। बताओ एक्सपर्ट हैं कि नहीं, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट था उसको वही काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे जो कैंडिडेट इंट्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट समझता है खुद को, उसको इंट्रोडक्शन करने का मौका मिल रहा है। जो टीचर आलोचना करने का, दोष निकालने में एक्सपर्ट है, उसको दोष निकालने का मौका मिल रहा है। जो टीचर क्रिया विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ के आया है, क्रिया विधियों को बहुत अच्छे से समझाने की कला जानता है, उसको क्रिया विधि पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मतलब टॉपिक एक होता है लेकिन पढ़ाने वाले अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, और वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, बहुत ही फुल्ली एक्सपर्ट कैंडिडेट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो, किस में, अपने खुद के टॉपिक में। ठीक है, तो टीम टीचिंग मेथड से अब आपको क्या सीखने का मिला, टीम टीचिंग मेथड से आपको सीखने को मिला कि टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, एक टीचरों का समूह होता है जिसके द्वारा एक टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। उसमें टीचर अपनी जो योग्यता है, अपना जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उसको पढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब उसमें जो टीचर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल विशेषज्ञ होता है। तो इससे स्टूडेंटों को क्या फ़ायदा मिला, स्टूडेंटों को अपने टॉपिक में जो विशेषज्ञ हैं, सुपर एक्सीलेंट कैंडिडेट है, उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। भाई जो कैंडिडेट इंट्रोडक्शन देने में बहुत एक्सपर्ट है, इंट्रोडक्शन देने के मामले में विशेषज्ञ है, उससे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो कैंडिडेट दोष बताने में एक्सपर्ट है, उस कैंडिडेट से आपको दोष पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो कैंडिडेट इवोल्यूशन करने में एक्सपर्ट है, उससे आपको इवोल्यूशन पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी भाई, इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। आपको बिल्कुल विशेषज्ञ, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। ऐसा क्यों किया जा रहा है,
ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट लोग पढ़ाएं, जिससे कि आपकी जो शिक्षण अधिगम क्षमता है वो बढ़े, आपकी जो शिक्षण है वो बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत प्रभावशाली हो, बहुत पावरफुल हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसके, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जितने भी अध्यापक होते हैं अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। दल शिक्षण भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। जो टीम टीचिंग मेथड है उसको हम दल शिक्षण विधि भी कहते हैं। इसकी कार्य प्रणाली में 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर नियोजन होता है, दूसरा क्रियान्वयन होता है और तीसरा मूल्यांकन होता है। ठीक है, और अब देखो भाई, जब आप एक सिस्टमेटिक 5 टीचर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, जो जब पढ़ाना है जिसको वो उसी हिसाब से पढ़ा रहा है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो अनुशासन है वो बिल्डअप होता है। क्या होता है, अनुशासन बिल्डअप होता है इससे। अब देखो इसके दोष भी हो सकते हैं। कुछ दोष क्या होंगे, मैं यहाँ पर डिसाइड करूँ आज कि टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं टीम टीचिंग मेथड से पढ़ाऊँ, ठीक है, तो मेरे को 10 टीचरों की ज़रूरत है। अब 10 के 10 टीचर हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्सपर्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 10 के 10 टीचर है ना, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 10 पार्ट हैं उसमें अलग अलग पार्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि चलो एक ही पार्ट के 5 टीचर एक्सपर्ट हैं। भाई एक टीचर एक पार्ट को पढ़ाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 पार्ट हैं, तो हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 ऐसे एक्सपर्ट कैंडिडेट चाहिए जो क्या हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 भागों के अलग अलग भागों के क्या एक्सपर्ट हैं। और ऐसा टीम मिलनी, ऐसा टीम का मिलना बहुत ज़्यादा क्या डिफ़िकल्ट है। मैं आज ही यहाँ पर अनाउंसमेंट करूँ तो नहीं मिल पाएगा ऐसा टीम। ठीक है, टेलीविज़न वीडियो प्रस्तुति विधि, टेलीविज़न वीडियो प्रोग्राम मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड, इसमें टीवी के द्वारा या वीडियो देख के सीखा जाता है। जैसे आप फिलहाल में वीडियो से सीख रहे हो, टेलीविज़न देख के सीख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब से देख के पढ़ रहे हो, तो इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें देखने का सुनने का मौका मिल रहा है। आपको किसी एक टीचर के द्वारा पढ़ाया अच्छा नहीं लग रहा था, आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, तीसरे टीचर से पढ़ सकते हो, चौथे टीचर से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, किसी को भी देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ सकते हो। लेकिन इसका दोष क्या है, इसमें आपको फीडबैक देने का मौका अच्छा नहीं मिलता। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दे दिया कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को कब देख रहा है। चलो देख भी लिया तो क्या उसका रिप्लाई दे रहा है, ऐसे सोच लिया हटा यार कमेंट को डिलीट कर, झंझट खत्म, कौन माथा खराब करेगा, हटा डिलीट कर दिया कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो ये वाला क्या है, जो वीडियो मेथड है वो 2 वे कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करता। ये भी सीखने को मिला ना आपको। 2 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैंने समझाया, 1 वे, केवल मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं आपकी जो बातें हैं उनको मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सपोज डैट मैं अपनी बात आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो भी बातें थी मैंने आप तक ट्रांसफ़र की, ये 1 वे कम्युनिकेशन था। फिर आपने अपनी बात मेरे साइड ट्रांसफ़र की, ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इफ़ेक्टिव 2 वे कम्युनिकेशन तब होगा जब मैंने पढ़ाया, आपने कमेंट करके मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने फिर उसका आपको रिप्लाई दिया। तो ये क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन है कि जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है। और यदि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने पढ़ाया, आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैंने आपके क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इसको हम 1 वे कम्युनिकेशन ही कहेंगे, क्योंकि आपका मैसेज करना और ना करना दोनों बराबर हो गए, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो जब तक आपको अपने फीडबैक का, अपने क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए तब तक आप उसको 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। 2 वे कम्युनिकेशन कब होता है, जब उसमें फीडबैक इंक्लूड हो जाता है और फीडबैक का रेस्पॉन्स इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, समीक्षा नीति संबंधी विधि, रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड, इसमें रिव्यू लिया जाता है। अब एक बात बताओ,
आप रिव्यू कब लेते हो? आप कोई काम कर रहे हो, कभी ना कभी लाइफ में प्रैक्टिकल किया होगा आपने, ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा होगा तो प्रैक्टिकल किया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहा होगा तो प्रैक्टिकल चलते ही हैं। तो यदि आपने प्रैक्टिकल किया है तो रिव्यू लेने का काम होता है उसमें। या फिर आपने कहीं देखा होगा कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सड़क बन रही है, ठीक है। या फिर आपने एक वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, मूवी का नाम याद नहीं है, जिसमें वो रोड बनाने का काम करता है, ठीक है। वो रोड बना देता है, उसके बाद चेकिंग टीम आती है और उस रोड को चेक करती है। तो वो बीच में से खोदने की कोशिश करता है, वो मना कर देता है, नहीं बीच में से नहीं, साइड में से खोदो, रोड तोड़ दोगे, वो कर दोगे। तो वो टीम आके क्या कर रही थी? रिव्यू ले रही थी। वो टीम किसका काम कर रही थी? रिव्यू लेने का काम कर रही थी कि भाई जो ये सड़क बनी है, क्या ये सही बनी है या नहीं बनी है। हम इसके लिए जो बजट फंड कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं, क्या वो इस काम के लिए बिल्कुल सही बजट है? क्या हम जितना बजट दे रहे हैं उसके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये रिव्यू लिया जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। आपको भी पता है कि मैं बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं आपका रिव्यू लेता हूँ कि आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, जो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य की या शिक्षण विधि का क्या किया जाता है? पुनरावलोकन किया जाता है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के बाद उस कार्य को गौर से देखना कि वह कार्य कितना सही हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड कहते हैं। कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रगति का लेखा जोखा करना, जैसे मैं लेखा जोखा करता रहता हूँ बीच में क्वेश्चन पूछ के। कक्षा में क्या चल रहा है, पाठ्यक्रम कितना हो चुका है, जैसे डायरेक्टर आके पूछता है और सिलेबस हो गया, टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमने बोल दिया यस सर सब कुछ समझ में आ रहा है। टीचर हेड मास्टर था जो रिव्यू लेके चला गया कि चलो हमने जो टीचर लगाया सही है, काम का है, ठीक है। इसमें उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों तरीके के कार्य होते हैं। उसके बाद होता है क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आंसर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि चलो रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड क्या होता है, आपने उसका मेरे को फीडबैक दिया और आपके द्वारा चाहे वो गलत फीडबैक दिया गया हो चाहे वो सही फीडबैक दिया गया हो, भाई फीडबैक दे दिया आपने, अब जरूरी नहीं है कि आपने सही फीडबैक दिया या गलत फीडबैक दिया, ठीक है ना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन में केवल फीडबैक इंक्लूड होता है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, जिन्होंने आंसर गलत दिया उनको टीचर के द्वारा कुछ हाथ में भेंट दी जाती है डंडे के माध्यम से, ठीक है, और जो सही बताते हैं उनको जबान के माध्यम से कुछ शुभ वचन बोले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ टीचर होते हैं जो गलत क्वेश्चन बताने पर भी, गलत आंसर बताने पर भी अपनी जबान से कुछ शुभ वचनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शुभ वचन, शुभ शब्द हैं वो कुछ और होते हैं, उस सिचुएशन में कुछ और होते हैं। यहाँ पर जैसे गधा है तू, वो है तू, पागल है तू, कुछ नहीं करेगा, घर वालों को बर्बाद करे, ऐसे शुभ वचन सुनने को मिलते हैं जब हम गलत आंसर देते हैं। यहाँ तक कि हमें लात घूसे का प्रयोग करके भी सम्मानित किया जाता है गलत आंसर बताने पर टीचर के द्वारा। और सही आंसर बताने पर क्या होता है, छोटी मोटी नाम दी जाती है, जैसे एक पेन दे दिया, एक रजिस्टर दे दिया। भाई लात घूसे मिल रहे हैं, एक साइड पेन कॉपी मिल रही है, 400 का जूता मिल रहा है भाई, एक साइड 5 रुपये का पेन, क्या वैल्यू है 5 रुपये के पेन की जूते के सामने, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। तो प्रश्न उत्तरी में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ ले और स्टूडेंट उसका आंसर दे, हो सकता है स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ ले और टीचर उसका आंसर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर स्टूडेंट दोनों बैलेंस की स्थिति में, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज टीचर ही क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज स्टूडेंट ही क्वेश्चन पूछे, दोनों क्या है, कंप्लीटली बैलेंस की स्थिति में है, ठीक है। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, टीचर को फीडबैक मिल जाता है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, इसे सही आंसर दे रहा है,
स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो आपका जो शिक्षण है वो बहुत ही गजब का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपके उस टॉपिक को लेकर सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो टॉपिक आपकी जबान पर याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड है, ये शिक्षण अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ठीक है। स्टूडेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पर उसको कोई शंका नहीं रहती, कोई डाउट्स नहीं रहते। वहीं टीचर को पूरा विश्वास आ जाता है कि बच्चे कहाँ चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, पानी से ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों बिल्कुल कंप्लीटली एक्टिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट सेंटर मेथड। स्टूडेंट सेंटर मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर में होता है मतलब स्टूडेंट की जो शिक्षण होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल के रूप में काम करते हैं स्टूडेंट। और जो क्लास होती है, जो शिक्षण होता है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पर जैसा स्टूडेंट चाहते हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ पर पढ़ाने का काम करता है। तो जब जहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शिक्षण चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो टीचर है वो एक सहायक के रूप में काम करता है। सहायक के रूप में कैसे? जैसे स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो टीचर उसको समझा देता है। ठीक है। यहाँ पर छात्र की आवश्यकताओं, छात्र की अपेक्षाओं, छात्र की रुचि के अकॉर्डिंग टीचिंग करवाया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कार्यक्रम अनुदेशन विधि। अब देखो जितने भी ये मेथड हैं ये सारे सारे स्टूडेंट सेंटर मेथड है। पहली बात तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सेंटर मेथड की जो विशेषताएं वो सारी की सारी अप्लाई होंगी यहाँ पर। पहला होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इसको अभिक्रमित अनुदेशन या अनुदेशन विधि भी कहते हैं। किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। इसमें किसी योजना के अनुसार शिक्षण अधिगम क्रिया को एक साकार रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसमें स्व अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। स्व अनुदेशन का मतलब होता है खुद से सीखना। इसमें स्टूडेंट खुद स्वयं अपने आप से सीखने की कोशिश करता है, खुद स्वयं सीखने की कोशिश करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इस शिक्षण विधि में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जैसे ये 1 घंटे की क्लास है और इसमें एक चैप्टर करवाना है। इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर क्लास होंगी। ठीक है। साथ के साथ फीडबैक लिया जाएगा कि ये वाला भाग आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये भाग आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये भाग समझ में आया कि ये भाग समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हुआ तुरंत टीचर फीडबैक लेगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे आंसर देंगे। जैसे बच्चों ने सही आंसर दिया टीचर समझ जाता है कि यहाँ तक कि हमारी मेहनत थी जो कामयाब हो गई, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर फीडबैक लेते हुए स्टडी करवाई जाती है, टीचिंग करवाया जाता है। ठीक है। पुनर्बलन के सिद्धांतों की पुष्टि होती है और इसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कैसे? भाई आप खुद स्वयं सीख सीख के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, ना मैंने किसी यूट्यूब पर वीडियो देखा। आज मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने यूट्यूब पर लाइफ में कभी कोई पढ़ने का मकसद से वीडियो नहीं देखा। मैंने सारा सेल्फ किया, अपने अनुदेशन, इसको कहते हैं स्व अनुदेशन। मैंने जो कुछ पढ़ा वो अपने आप खुद पढ़ा, खुद मैंने उसको समझने की कोशिश की, खुद मैंने उसको जानने की कोशिश की। तो उससे क्या था, मेरा जो मेंटली डेवलपमेंट था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरे खुद के कॉन्सेप्ट बन गए, मेरे खुद के क्वेश्चन बन गए। ठीक है। इससे क्षमताओं का, योग्यताओं का विकास होता है। इससे सृजनात्मक चिंतन, योग्यता, तर्क वितर्क, विवेक, विभेद, निर्णय क्षमता, इन सभी का विकास होता है। इसमें दोष क्या होते हैं? व्यक्तित्व के विभेदों को कम ध्यान रखा जाता है। इसमें उच्च स्तर पर संचित होने के कारण छात्रों के लिए ये अरुचिपूर्ण हो जाता है, बहुत ही हाई लेवल पर काम करता है। जैसे आज ये क्या है, अरुचिपूर्ण है, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ सकता सेल्फ।
भाई कुछ कुछ लोगों को छोड़ दो, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बाकी हर कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में उसको समझने में दिक्कत आती है, याद होने में दिक्कत आता है। उसके बाद होता है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड, इसको अभिहस्तांकित कार्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिहस्तांकित कार्य विधि भी कहते हैं। छात्रों के विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए, विशेष प्रयोजन का मतलब होता है विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की जो स्पेशल विशेषताएं होती है, छात्रों की जो विशेष आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा छात्रों को एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है, अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है। इस विधि में छात्रों की सुविधाओं के लिए पाठ्यक्रम को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर पढ़ाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र होकर कार्य करने का मौका दिया जाता है। इस विधि द्वारा विश्लेषणात्मक, चयनात्मक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक एवं समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास होता है। भाई जब आप खुद छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या किया? जैसे एक तो मैं पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे रामायण की तरह पढ़ा था। ठीक है। हाँ, जैसे आज की और पहले वाली क्लास में अंतर देखो। आज मैं 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दूंगा, लेकिन जो अलग अलग क्लास चली थी जिसमें लगभग 20 घंटे में टीचिंग एप्टीट्यूड हो रहा है, वहाँ पर मैंने क्या किया? टीचिंग एप्टीट्यूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर पढ़ाया, बिल्कुल फुल डिटेल से। तो उससे क्या हुआ? विश्लेषण करने की कैपेसिटी बढ़ी, रचनात्मक विकास हुआ, आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नई जानने की आपकी इच्छा जागृत हुई। जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट करना था वहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज किया, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आपकी जो भी बीच बीच में समस्याएं आ रही थी, उन सभी समस्याओं का मैंने समाधान लिया, क्योंकि वहाँ पर मैं पढ़ाता रहता था। लाइव सेशन में मैं बार बार पूछता रहता था कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। जब पेड बैच चलता था उस टाइम स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी की रुचि पैदा होती है। उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इससे नकल करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है। उसके बाद होता है हिस्टोरिकल मेथड, इसको अन्वेषण विधि कहते हैं। हिस्टोरिकल मेथड, इसको हम अन्वेषण विधि कहते हैं। देखो, अनुमानी विधि बोल दो, इसका सबसे मेन नाम है हिस्टोरिक मेथड। हिस्टोरिक मेथड बोल दो, अनुमानी विधि बोल दो, या अन्वेषण विधि बोल दो। तो देखो, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, अन्वेषण करना, खोजना, जांच पड़ताल करना, ये भी कह सकते हैं हम। तो जो अन्वेषण विधि है, जो अनुमानी विधि है, इसमें विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, ज्ञान का अन्वेषण करता है। अन्वेषण का मतलब होता है नए ज्ञान की खोज करता है। इसमें शिक्षक होता है जो छात्रों के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न करता है, नई नई परिस्थितियां पैदा करता है, और स्टूडेंटों को कहता है कि भाई ये आपके सामने एक समस्या है, आपके सामने ये एक परिस्थिति है, अब आपको इसका फीडबैक देना है, आपको इस समस्या का समाधान निकालना है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है। जब वो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो उनको नए डाटाएं खोज करना पड़ता है, नए नए मेथड अप्लाई करना पड़ता है, अपने भेजे का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो छात्र आपस में मिलकर समस्याओं का निरीक्षण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका समाधान करते हैं। इस विधि के द्वारा जांच की भावना का विकास होता है। जांच की भावना का विकास है मतलब बच्चों में एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ हमें नया जानना चाहिए। छात्र खुद से अपनी समस्या का समाधान निकालता है। ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये करके सीखने और स्वयं सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जितने भी स्टूडेंट सेंटर मेथड है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जितने भी स्टूडेंट सेंटर मेथड है सारे करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। स्टूडेंट सेंटर मेथड में स्टूडेंट ऑलवेज एक्टिव रहता है, टीचर एक सहयोगकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है। नई खोज या नई अनुसंधान करने का इच्छा जागृत होती है। इसके दोष क्या क्या हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए
अनुपयुक्त है। समय और शक्ति दोनों का दुरुपयोग होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगानी पड़ती है। गलत निष्कर्ष निकलने की भी पूरी संभावना बनी होती है। पाठ्यक्रम के सभी विषयों का शिक्षण असंभव है। इस मेथड के द्वारा हम पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सही ढंग से नहीं कर सकते। उसके बाद होता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना या ज्ञात से अज्ञात जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला मेथड। प्रयोगशाला में क्या होता है, आप यदि लाइफ में जैसे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होगा सब्जेक्ट 12 तक, तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या फिर आपने अपने किसी साथी से सुना होगा, या फिर आपने अपनी स्कूल में देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो इसमें क्या होता है, जो प्रयोगशाला विधि होती है इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश की जाती है, कुछ नई तोड़ फोड़ की जाती है। ठीक है, इसमें निरीक्षण करना सीखा जाता है कि जो फिलहाल में चल रहा है वो सही है या नहीं है। यदि फिलहाल में चल रहा है जो गलत है तो इसका सही क्या है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जो हमें पता होता है उसको हम आधार लेकर और हम एक नया बनाने की कोशिश करते हैं। भाई, आप कुछ नया कब बनाओगे, आप नया कब बनाते हो, जब आप ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हो। आपको दो बातें पता है, उन दो बातों को आधार लेकर आप तीसरी बात तक पहुंच पाओगे। तो प्रयोगशाला विधि निरीक्षण करके सीखना होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है, करके सीखना होता है। यहाँ पर छात्र खुद स्वयं सिद्धांत बनाता है, खुद स्वयं नियम बनाता है, खुद स्वयं सारे काम करता है। ज्ञात से अज्ञात करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी खुद नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई जांच पड़ताल करता है, कुछ नया खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, ये खर्चीली बहुत होती है, क्योंकि इसमें जब नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाओगे, रुपए खर्च होंगे तो खर्चीली ज़्यादा होगी। जरूरी नहीं है कि आपका पहली बार में एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए, इसलिए आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, तो आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी, आपका समय खराब होगा। दूसरी बात, हर कोई इसको कर नहीं सकता, छोटी कक्षा के बच्चे तो किसी हाल में नहीं कर सकते इसको। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे कोई काम कंप्लीट हो गया और उस काम को फिर जाके चेक करना कि ये काम सही ढंग से हुआ है कि या नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे हम फील्ड में बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, खड़े खड़े प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और फिर हमारा टीचर जाता है और उसको कुछ मिनट में चेक करके आ जाता है, यार सही चल रहा है काम, यार बच्चे सही कर रहे हैं, सारा सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से करना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको मैं बोल दूं कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ये काम चल रहा है और आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आप वहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाओगे, आपको नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपको नए नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलेगा, आपको नए नए मेथड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फुल्ली कंप्लीटली एक्टिव होके देखोगे उन चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन करोगे ना आप उनका। भाई, आप कोई किताब लेने के लिए जाते हो मार्केट में, तो ऐसे थोड़ी ना कि चलो किताब, दुकान वाले को बोला भाई नेट के फर्स्ट पेपर की बेस्ट बुक कौन सी है, उसने बता दिया कि श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, ये ले जा, अब फिलहाल अच्छी चल रही है। आप नहीं लेके आओगे, आप क्या करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके पन्ने चेक करोगे, खोल के देखोगे, चाहे आप पढ़ो मत कुछ भी, एक एक लाइन पढ़ के, अरे हाँ लग तो सही रही है यार, खरीद लेना चाहिए, मेरे को काम हो जाएगा इससे। ठीक है, प्रयोजन विधि या योजना विधि, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बना के काम किया जाता है। नाम से पता चला है इसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड होता है। इस विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का और विचार करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये एक नवीन विधि है और इसमें सजीवता, इससे विद्यार्थी में सजीवता आती है और स्वाभाविकता आती है। बालक खुद अपने अनुभव के आधार पर सीखने की कोशिश करता है। बालक को स्वतंत्र होकर सोचने का, समझने का अवसर मिलता है। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर का यूज करके सीखा जाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का यूज करते हुए सीखा जाता है। जैसे जो बीटेक वाले बंदे होते हैं उनको देखना, सदा कंप्यूटर में घुसे पड़े रहते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर में नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कंप्यूटर में ही काम कर रहे हैं। हमारे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बीटेक वाले हैं देखना कंप्यूटर में घुसे पड़े रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कंप्यूटर में लग जाती है, मोटे मोटे चश्मे छट जाते हैं।
तो कंप्यूटर का यूज करके, जरूरी नहीं है कंप्यूटर, मोबाइल भी इंक्लूड है उसमें, कंप्यूटर मोबाइल इनका यूज करके शिक्षण करना, वो क्या होता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि होती है। इसमें शिक्षा विद्यार्थी को अपनी आवश्यकता अनुसार फीडबैक मिल जाता है। जैसे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, टाइपिंग का देख लो, आपने टाइपिंग तो की होगी ना, कभी टाइपिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैंने अब तक की टाइपिंग ठीक किया नहीं किया, तुरंत चेक करो, एक्यूरेसी बता देगा, अब तक आपकी इतनी एक्यूरेसी आ रही है और इतनी आपके में मिस्टेक आ रही है, तुरंत पता चलता रहेगा। फिर 2 शब्द टाइप करोगे, फिर पता चल जाएगा एक्यूरेसी ये चल रही है, ये चल रहा है। आप कैलकुलेशन देख लो, आप कैलकुलेट करोगे कंप्यूटर में, 5 दबाया, फिर बराबर का दबाते ही, जैसे 4 + 5 9, फिर आप जोड़ना चाहते हो 3 और जोड़ दूँ मैं 12, फिर 3 15, फिर 2 17, फिर 3 20, फिर 5 25, तो तुरंत आपको फीडबैक भी मिलता जा रहा है। शिक्षण की इस विधि में सही और उचित जानकारी प्राप्त करने के अनेक विकल्प विद्यमान होते हैं। गूगल पड़ा हुआ है कंप्यूटर में गूगल पड़ा हुआ है, मोबाइल फोन में गूगल पड़ा हुआ है, आपके पास सीखने के, उचित जानकारी लेने के, अच्छा नॉलेज लेने के आपके पास हजारों ऑप्शन हैं। ठीक है, इस विधि के माध्यम से हम किसी भी विषय विशेषज्ञ से आसानी से शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड में क्या होता है, इसमें रोल प्ले किया जाता है। रोल प्लेइंग मेथड में क्या होता है, रोल प्ले करके सीखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बचपन में अभी भी आते हैं, बहुत सारे लोग खेल दिखाने के लिए आते हैं, कोई रावण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई सीता बन रहा है, कोई हनुमान जी बन रहा है, फिर रावण वेश बदल कर और सीता को उठा के लेके जा रहा है, फिर हनुमान जी उड़ता हुआ जा रहा है, फिर वहाँ लड़ाई हो रही है, फिर सीता को छुड़ा के लेके आ रहे हैं। नाटक से हमें समझाते हैं। 5 साल की जो स्टोरी है, जिसके आधार पर 5 घंटे की मूवी बन जाती है, और उस मूवी से हम उस 5 साल की पूरी पूरी स्टोरी को समझ जाते हैं। तो उस मूवी में क्या किया गया है, उस मूवी में रोल प्लेइंग मेथड को अप्लाई किया गया है। उस मूवी में रोल प्लेइंग मेथड को अप्लाई किया गया। जैसे रामायण महाभारत 50-60 साल तक चली थी, 10 घंटे में कंप्लीट कर दी रोल प्लेइंग मेथड के द्वारा। टीवियों में अलग अलग सीरियल बना के सारा 14 साल के वनवास को 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया मूवियों में, वो है रोल प्लेइंग मेथड। हमें पूरी पूरी स्टोरी समझ में आ गई। हम जब उस मूवी को देखते हैं, रामायण को देखते हैं हम टीवी में, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल में ही ऐसा सच में चल रहा है। तो वो हमें प्रत्यक्षीकरण का आभास भी करवाती है, कि वास्तव में ही वास्तविकता का आभास करवाती है। ठीक है, ये होता है रोल प्लेइंग मेथड। खेल शिक्षण विधि। खेल शिक्षण विधि में क्या होता है, खेल खेल के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं, बचपन में चल ट्रेन चला स्लेट के ऊपर, फिर बच्चा ट्रेन चलाता है, बच्चे को कहते हैं बस चला, बस चलाता है, बच्चे को कहते हैं आम बना, आम बनाता है, बच्चे को कहते हैं केला बना, केला बनाता है। ठीक है, तो बच्चों को जटिल विषय सामग्री को खेल द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। आज भी मैं मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स का यूज कर रहा हूँ, खेल खेल में सीख जाए। नहीं बोलते यार खेल खेल में सीखने में मजा ही कुछ अलग आता है, तो इसमें खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो विधि। ठीक है, जो परस्पर संवादात्मक क्या होता है कि इस विधि के द्वारा विषय सामग्री को पढ़ाया जा रहा है, जिस विषय सामग्री को पढ़ाया जा रहा है उसका वास्तविक चित्र सहित वीडियो देकर शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ समझाई जा रही है, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, उसको विद डायग्राम क्या बनाया जाता है, एक वीडियो बनाया जाता है। टीचर, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं और वीडियो में मैं कैरेक्टर का रोल भी प्ले करूं, टीचर का और स्टूडेंट का रोल बना के फिर मैं आपको समझाऊं। वहाँ पर बातें भी चल रही हैं उनके बीच में, आपको फोटो चित्र भी दिख रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मतलब लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड को अप्लाई किया जा रहा है वहाँ पर, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूँ, आपको मैंने वीडियो दिखा दिया आधा घंटे का, जैसे कोई भी मैंने आधा घंटे की आपको क्लिप दिखा दी, और फिर मैं बोलूँ कि आप इसके ऊपर तर्क वितर्क करो, आप अपने अपने विचार रखो, आप अपने विचार रखोगे, मैं अपने विचार रखूंगा, कोई दूसरा अपना विचार रखेगा, तीसरा अपना विचार रखेगा, चौथा अपना विचार रखेगा, और सभी के विचार कुछ कुछ अलग भी होंगे। फिर मैं बोलूँ आप इससे क्या निष्कर्ष निकाले, सब अलग अलग निष्कर्ष बताएंगे। हमें कुछ नया सीखने को मिल गया, हमारा जो दिमाग था उसका क्या हुआ, विकास हुआ, मेंटली डेवलपमेंट हुए, हमें सोचने का मौका मिला, हमें तर्क देने का मौका मिला, हमें वितर्क करने का मौका मिला। ठीक है, फीडबैक बिल्कुल आसानी से मिल ही जाता है इसमें।
उसके बाद होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखो, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में काल्पनिक एवं सृजनशील भावनाओं का विकास करना होता है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों में काल्पनिक और सृजनशील भावनाओं का विकास करना। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के सामने जटिल जटिल समस्याएं रख दी जाती हैं, डिफिकल्ट कंडीशन। जैसे आप कभी यूपीएससी का इंटरव्यू देखना, चाहे आज देख लेना यूपीएससी का इंटरव्यू, विद्यार्थियों के सामने जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उनके सामने ऐसी कॉम्प्लेक्स जो हो ही नहीं सकती ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, और फिर पूछा जाता है कि अब बताओ आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे। एक लंबी चौड़ी कहानी बताई, मार धाड़ हो रही है, एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से जंग चल रही है, और उसको कह देते हैं कि आप उस जिले के डीएम हो। अब डीएम होने के नाते आप क्या डिसीजन लोगे। एक स्टूडेंट के सामने बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा की गई, और फिर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे। फिर स्टूडेंट क्या करता है, वहां पर सोचता है, समझता है, और बहुत ही शानदार तरीके से फीडबैक देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, विद्यार्थी की सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, विद्यार्थी अपने आप को फुल्ली एक्टिव मानता है, वहां पर विद्यार्थी अपने दिमाग के बहुत गहराई तक घुस जाता है उसका सही आंसर निकालने के लिए, अपने दिमाग को चारों तरफ फैला देता है वो उसका सही आंसर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है सिमुलेशन। देखो सिमुलेशन क्या होता है, ये देखो इंग्लिश के शब्द आप जरूर याद करना, हिंदी में पता नहीं क्या क्या नाम दे देता है, इंग्लिश के याद कर लेना बस। सिमुलेशन में क्या होता है, आपने कभी सोचा होगा कि जो हवाई जहाज चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, तो जब वो सीखते हैं क्या उनको डायरेक्टली हाथ में एरोप्लेन दे दिया जाता है कि ले भाई एक तू चक्कर लगा के देख, फिर बोले नहीं भाई तू एक बार लेफ्ट साइड में घुमा के देख, एक बार राइट साइड में घुमा के देख। आप क्या ऐसा होता है, जैसे हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, अपने पापा आगे बैठा लेते हैं, धीरे 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 क्लीच छोड़, रेस बढ़ा, क्लीच छोड़, रेस बढ़ा, क्लीच छोड़, हम चलाना सीख जाते हैं। क्या एरोप्लेन को भी अच्छा चलाना सिखाया जाता है, पायलट को बैठा ले, तू बैठ भाई, अब देख, अब चला के दिखा तू मेरे को, थोड़ी सी आगे लेके देख एरोप्लेन को, अब थोड़ा सा तेज उड़ा के देख। कभी ऐसा नहीं होता। क्या किया जाता है, विद्यार्थी के सामने वास्तविक सिचुएशन पैदा की जाती हैं, एक ऐसी मशीन लगा दी जाती है जो रियल में एरोप्लेन जैसी होती है, जैसे एरोप्लेन चलती है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो चलती है, लेकिन वो केवल एक मशीन होती है, डिवाइस होती है खेलने की तरह, खेलने की मशीन की तरह। और फिर उस उस मशीन में सारे बिल्कुल एरोप्लेन वाले फीचर होते हैं। उस मशीन में बैठने के बाद आपको बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज आपको एरोप्लेन वाली फीलिंग आएगी, और फिर कहा जाता है कि अब तू इसको चलाना सीख। जब तू इस मशीन में एरोप्लेन को बहुत गजब तरीके से चलाना सीख जाएगा, फिर हम तेरे को रियल में एरोप्लेन चलाने के लिए देंगे। इसको बोलते हैं सिमुलेशन मेथड। भाई रॉकेट छोड़ा जाता है, रॉकेट के अंदर एक अंतरिक्षयान बैठाया जाता है, एक आदमी बैठाया जाता है, फिर वो रॉकेट के अंदर जाता है। भाई जैसे राकेश गया था, कल्पना चावला गई थी, तो उनको डायरेक्टली थोड़ी ना बैठा के भेजा गया था, उनको पहले यहाँ पर बिल्कुल रॉकेट जैसी, जहाँ पर उनके सामने परिस्थितियाँ पैदा की गई, रॉकेट जैसा इन्वायरमेंट बनाया गया, फिर उसके अंदर उनको रहना सिखाया गया, उसके अंदर उनको चलाना सिखाया गया, और फिर उनको किसमें, रॉकेट में बैठाया गया। ठीक है, तो ये होता है सिमुलेशन की कंडीशन। कृत्रिम पैदा कि किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना ही यथार्थ शिक्षण कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये थे सारे टीचिंग मेथड, और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की महामैराथन है उसका मैं यहाँ पर द एंड करता हूँ। एक बार फीडबैक जरूर देना। दूसरा मैं इसका दूसरा और इसका लेक्चर बना दूंगा मैं, उसको भी आप जरूर देखना। ठीक है, और मैं ये इसलिए लेके आ रहा हूँ, मैं इसको 2 पार्टों में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको लेकर आप सभी के सभी अपना फीडबैक देना। आपको फीडबैक में देना है कि क्या मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊँ या मैं इसमें कुछ सुधार करूँ। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मेरे को पता चले कि मैं आपके लिए और भी कुछ बेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।